मेन तो क्लियरली मरा ही नहीं था, फिर भी मैंने अंडरवर्ल्ड में 1000 साल बिता दिए। किंग यामा मुझे भाई बुलाते हैं, वार्डन ब्लैक और वार्डन व्हाइट मुझे बड़े भाई बुलाते हैं। ऑक्स हेड और हॉर्स फेस इस बात पर लड़ते रहते हैं कि मेरा स्टीड कौन बनेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कभी कंप्लेन नहीं की, कभी काम से बचने की कोशिश नहीं की। हर दिन मैंने अंडरवर्ल्ड को साफ किया, लेकिन आज सब खत्म है क्योंकि मैंने अंडरवर्ल्ड की हर एक जगह पर चेक इन कंप्लीट कर लिया है। बस अब सक्सेसफुल रीइंकार्नेशन होते ही मैं सबसे 10,000 साल आगे से स्टार्ट करूंगा। इसलिए मैं किंग यामा के पास गया। मैंने अंडरवर्ल्ड ऑफिशियल की अपनी रेजिग्नेशन दे दी। किंग यामा लाइफ और डेथ का रजिस्टर बंद कर देते हैं, फिर मेरे सामने खड़े यंग आदमी को देखकर बोलते हैं, ईथन, तुमने अंडरवर्ल्ड की 1000 साल तक सेवा की है, बिना किसी कंप्लेन के तुमने हजारों साल का हिडन मेरिट जमा किया है। इस रीइंकार्नेशन में मैं तुम्हें कल्टिवेटर्स की फैमिली में भेजूंगा, बस दिल लगाकर कल्टिवेट करना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी फॉर्चून इंतजार कर रही है। थैंक यू किंग यामा। मैं रिस्पेक्ट के साथ झुककर प्रणाम करता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से पागल हुआ जा रहा हूँ। आखिरकार फिर ऑक्स हेड और हॉर्स फेस मुझे ब्रिज ऑफ फॉरगेटिंग तक ले जाते हैं। ईथन, सुना है आज तुम जा रहे हो, इसलिए इस बुढ़ी दादी ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ऐड किया है, 3 घंटे एक्स्ट्रा पकाया है, ये बाउल पियो और आराम से अपनी राह चलो। इतना कहकर वो मेरे हाथों में सुनहरे ब्रॉथ का एक बाउल पकड़ा देती है। अरे छोड़ो भी ग्रैनी लीफी, सिर्फ सूप ही नहीं बनाया, उसमें एक्स्ट्रा चीज भी मिला दी। डर लग रहा है ना कहीं मैं तुम तीनों को याद न रख लूं। मैं उसके हाथ से सूप ऑफ फॉरगेटिंग ले लेता हूँ। मैं अपने इन तीनों पुराने दोस्तों को देखता हूँ, दिल नहीं कर रहा उनसे अलग होने का। दोस्तों, इस अलविदा के बाद मैं एक बहुत बड़ी दुनिया की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं एक ही बार में पूरा सूप पी जाता हूँ। मेरी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरी सोल ही खो गई हो। लेकिन ऑब्वियसली ये सब सिर्फ एक्टिंग है। इससे पहले मैंने ब्रिज ऑफ फॉरगेटिंग पर चेक इन करके एक प्राइसलेस ट्रेजर पाया था, एवरमाइंड एलेक्सिर। जब तक एवरमाइंड एलेक्सिर मेरे अंदर है, चाहे सूप ऑफ फॉरगेटिंग कितना भी पावरफुल हो, मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। मतलब मैं अपनी पिछली लाइफ की हर एक मेमोरी लेकर अगले जन्म में जाऊंगा। नदी के ऊपर 7 रंगों से चमकता हुआ एक पैसेज खुल जाता है। मैं रोशनी की एक स्ट्रीक में बदलकर रीइंकार्नेशन के पैसेज में गायब हो जाता हूँ। एवरलास्टिंग रेल्म के एंशिएंट एशवुड क्लैन के एक शांत सेक्लूडेड पवेलियन के अंदर एल्डरेन अपनी पतली सी दाढ़ी को सहलाते हुए धीरे से बोलते हैं, मैंने रात का आसमान पढ़ा है, उंगलियों पर हिसाब लगाया है, एंसेस्ट्रल सॉवरेन दोबारा रीइंकार्नेट होने वाले हैं। गैरेथ एशवुड की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक्साइटमेंट से उसका पूरा शरीर कांप उठता है। क्या ये सच है? एशवुड क्लैन में एक पुरानी लेजेंड है, कहते हैं उस वक्त एक बेमिसाल जीनियस ने अपनी वर्ल्ड डिफाइंग टैलेंट के दम पर सॉवरेन रेल्म की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचकर दिखाया था। फिर किसी अनजाने वजह से उस एम्प्रेस ने खुद रीइंकार्नेशन का साइकिल चुन लिया। 100 लाइफ टाइम्स के बाद वो दोबारा एशवुड क्लैन में जन्म लेगी। गैरेथ का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसकी आंखें तो बाहर निकलने वाली होती हैं। मतलब एंसेस्ट्रल सॉवरेन मेरी वाइफ के वूम में रीइंकार्नेट हो रही हैं। ये सुनते ही गैरेथ सीधा अपनी वाइफ के चेंबर की तरफ दौड़ना चाहता है। एल्डरेन धीरे से खड़े होते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उनके हमेशा दयालु दिखने वाले चेहरे पर उनकी गहरी आंखों में अचानक सुनहरी रोशनी चमक उठती है। लगता है इन बुढ़ी हड्डियों को भी थोड़ा स्ट्रेच करने का टाइम आ गया है। और इसी वक्त मैं अपनी माँ के वूम के अंदर जिंदा होने का एहसास एंजॉय कर रहा हूँ। और अंडरवर्ल्ड में चेक इन करके जो 1000 साल के ट्रेजर्स मैंने कमाए हैं, उनकी वजह से मैं शुरू से ही सबसे 1000 साल आगे हूँ। सोचो मैं कितना पावरफुल बनने वाला हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे बिल्कुल सामने एक बेबी गर्ल भी होगी, आंखें बंद करके चैन की नींद सो रही है। तो मेरी एक छोटी बहन भी है। ठीक है, फ्यूचर में साथ देने के लिए कंपनी तो रहेगी। उसे गहरी नींद में देखकर मैं प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी के साथ फ्यूज होना शुरू कर देता हूँ। पता नहीं कितना वक्त बीत जाता है। वूम के अंदर वो बेबी गर्ल अपनी आंखें खोल देती है। 100 लाइफ टाइम्स के बाद अब उसे सॉवरेन पाथ पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। तीनों रेल्म्स का असली मास्टर। ये पूरे 100,000 सालों की तैयारी सिर्फ उसी ताज के लिए थी। इस जन्म में उसे पूरा यकीन था कि वो इटर्नल सॉवरेन बनेगी। ऑरोरा एशवुड अपनी नजर साइड में घुमाती है। वहाँ उसके बिल्कुल पास एक बेबी बॉय है। इस बार उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका एक छोटा भाई भी होगा। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है। लगभग 1 महीना गुजर जाता है। बर्थिंग चेंबर के अंदर 7 या 8 मिडवाइफ्स इधर उधर भाग दौड़ कर रही होती हैं। तभी अंदर से एक आवाज आती है, मुबारक हो क्लैन लीडर, लड़की हुई है। दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे सब लोग चैन की सांस लेते हैं। वहाँ मौजूद सब लोगों में सिर्फ क्लैन लीडर और एल्डर ही जानते हैं कि ये एंसेस्ट्रल सॉवरेन का रीइंकार्नेशन है। बाकी सब इसे एक नॉर्मल बर्थ ही समझते हैं। किसी को जरा भी शक नहीं होता। अचानक अंधेरे आसमान में एक जबरदस्त गरज गूंज उठती है। गोल्डन क्लाउड्स ऑफ फॉर्चून पूरे आसमान में फैल जाते हैं। आसमान के बीच एक बहुत बड़ा रिफ्ट खुल जाता है जो पूरे होराइजन तक फैला हुआ होता है और उस रिफ्ट के अंदर से वायलेट एनर्जी की एक धार बाहर निकलती है। जब तक वो वायलेट एनर्जी हवा में तैर रही होती है, एशवुड क्लैन का हर मेंबर एक बेइंतहा प्रेशर महसूस करता है। जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है वो तो ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। तभी बेबी गर्ल सीधा छत तोड़कर आसमान में उठ जाती है और आसमान की वायलेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। वहाँ मौजूद हर इंसान इसे महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वायलेट एनर्जी उसके अंदर समाती गई, उसकी लाइफ फोर्स और भी ज्यादा पावरफुल होती गई, इतनी कि कई एक्सपीरियंस्ड कल्टिवेटर्स से भी कहीं ज्यादा। वहाँ खड़ा हर इंसान ये देखकर सन्न रह गया। गैरेथ हैरानी में आसमान की तरफ देखता रह गया। उसकी आंखें यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंसेस्ट्रल सॉवरेन के रीबर्थ पर
खुद प्राइमोर्डियल वायलेट रेडियंस उतर आएगी। आखिर ऐसी चीज को बुलाने के लिए कितनी मॉन्स्टरस टैलेंट चाहिए होती है। जैसे ही प्राइमोर्डियल वायलेट रेडियंस पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई, चेंबर के अंदर से एक जोर की बच्ची की रोने की आवाज गूंज उठी। एक मिडवाइफ कोर्टयार्ड की तरफ चिल्लाकर बोली, मुबारक हो क्लैन लीडर, लड़का हुआ है। गैरेथ जोर जोर से हंसने लगता है। वो एंसेस्ट्रल सॉवरेन के जन्म से भी ज्यादा खुश था। एंसेस्ट्रल सॉवरेन की टैलेंट चाहे हेवन को भी चैलेंज कर दे, लेकिन उसका स्टेटस उससे कहीं ऊपर है। उसे हमेशा उसके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। लेकिन ये बेबी बॉय ही एशवुड क्लैन की असली लेगेसी इनहेरिट करेगा। इस बेटे की टैलेंट चाहे जैसी भी हो, उसे पूरी क्रिएशन का सबसे पावरफुल इंसान बनाया जाएगा। जैसे ही वो ये सब सोच ही रहा था, एक और पहले से भी ज्यादा भयानक गरज पूरे आसमान में गूंज उठी। आसमान और जमीन दोनों कांप उठते हैं। सिर्फ उस आवाज से ही क्लैन के कई मेंबर्स डर के मारे जमीन पर गिर पड़ते हैं। आसमान में एक और रिफ्ट खुलता है जो पूरे 100,000 मीटर तक फैला हुआ था। उस रिफ्ट के अंदर से हजारों फीट लंबे जायंट्स एक के बाद एक बाहर निकलते हैं। कुछ सेलेस्टियल सॉवरेंस थे जो डिवाइन लाइट में लिपटे हुए थे, और कुछ डीमन गॉड्स थे जिनसे डार्क पावर उबल रही थी। ये सारे सेलेस्टियल्स और फीन्स आसमान के सामने सीधे खड़े थे। सिर्फ एक नजर में ही उनकी गिनती 10,000 से ज्यादा लग रही थी। सॉवरेंस और डीमन गॉड्स पूरे आसमान में सितारों की तरह बिखरे हुए थे। उनका खौफनाक प्रेशर हवा तक को करहाने पर मजबूर कर रहा था। पूरे एवरलास्टिंग रेल्म में जो हर्मिट्स हजारों सालों से सेक्लूजन में थे और जो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे, जैसे ही सेलेस्टियल्स और फीन्स मैनिफेस्ट हुए, उन सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। एल्डर आवन आसमान की तरफ देखते हुए कांप उठते हैं। सेलेस्टियल्स और फीन्स एक साथ उतर आए। क्या सेलेस्टियल्स और फीन्स के बीच जंग शुरू होने वाली है? सब जानते हैं कि सेलेस्टियल्स और फीन्स आग और पानी की तरह एक दूसरे के दुश्मन है। अगर दोनों एक साथ नजर आ जाएं, तो इसका मतलब सिर्फ तबाही होता है। या फिर एल्डर आवन की नजर अचानक चेंबर की तरफ मुड़ जाती है। क्या एंसेस्ट्रल सॉवरेन की टैलेंट हेवन के रूल से भी इतनी ज्यादा है कि सेलेस्टियल्स और फीन्स भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि सेलेस्टियल्स और फीन्स आखिर नीचे आए ही क्यों हैं। लेकिन जब वो इसे एंसेस्ट्रल सॉवरेन के अभी अभी हुए बर्थ से जोड़ते हैं, तब सब कुछ समझ आने लगता है। एंसेस्ट्रल सॉवरेन की टैलेंट हेवन के रूल्स को तोड़ देती है। तीनों रेल्म्स उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए सेलेस्टियल्स और फीन्स एक साथ उतरकर उसे मारने आए हैं। जैसे ही वो ये सोच रहे होते हैं, एक और जबरदस्त धमाका चेंबर को हिला देता है। छत की सारी टाइल्स टूटकर बिखर जाती हैं। बेबी बॉय सीधा छत तोड़कर आसमान में उठ जाता है। बेबी बॉय आसमान में मौजूद हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। उसी पल आसमान और जमीन दोनों कांप उठते हैं। हजारों के हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स एक साथ झुककर उस बेबी बॉय के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। ये नजारा इतना हैरत अंगेज था कि लफ्जों में बयान करना नामुमकिन था। 100,000 मील के दायरे में मौजूद हर इंसान इस चमत्कारिक सीन का गवाह बन गया। ये सब देखकर एशवुड क्लैन के मेंबर्स बिल्कुल सन रह गए। आखिर ये हो क्या रहा है? हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स एक बेबी बॉय के सामने घुटनों पर क्यों बैठे हुए हैं? ये कोई नॉर्मल इल्यूजन नहीं, बल्कि असली सेलेस्टियल्स और फीन्स के प्रोजेक्शंस हैं। क्या इस बेबी बॉय की टैलेंट इतनी टेरिफाइंग है कि सारे हेवंस के सेलेस्टियल्स और फीन्स भी इसके सामने झुक गए? उनमें से कोई भी इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकता था। आखिर ऐसी कौन सी टैलेंट हो सकती है जो जन्म लेते ही सेलेस्टियल्स और फीन्स को झुकने पर मजबूर कर दे? ये 10,000 सेलेस्टियल्स और फीन्स चाहे सिर्फ प्रोजेक्शंस हो, लेकिन उनकी ऑरा बिल्कुल असली सेलेस्टियल्स और फीन्स जैसी ही थी। इतनी प्राउड जितने सिर्फ सेलेस्टियल्स और फीन्स ही हो सकते हैं। और फिर भी वो सबके सब इस बेबी बॉय के सामने घुटनों पर बैठे हुए थे। सिर्फ ये एक बात ही साबित करने के लिए काफी थी कि इस बच्चे की ओरिजिन और टैलेंट बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। एल्डर आयन, जिन्होंने 8,000 साल से भी ज्यादा जी लिया था, उनका दिमाग भी जोर से गूंज उठा। वो इतने शौक में थे कि लगभग वहीं गिर पड़ते। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी वो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा पाए, इस बच्चे के पास जरूर कोई अनइमेजिनेबल और टेरिफाइंग बॉडी है जो सेलेस्टियल्स और फीन्स दोनों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकती है। सिर्फ इस बात से ही साफ था कि पहले वाली बेबी गर्ल के मुकाबले ये बिल्कुल ही अलग लेवल पर था। कुछ देर पहले तक उन्हें लग रहा था कि बेबी गर्ल के जन्म के वक्त जो ओमन दिखा था वही तीनों रेल्म्स को हिला देने के लिए काफी है। लेकिन अब बेबी बॉय के जन्म के बाद उन्हें समझ आया कि असली सोल शेकिंग ऑक किसे कहते हैं। हजारों के हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स घुटनों पर झुक गए थे। ऐसा नजारा देखने का तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गैरेथ एक्साइटमेंट से पागल हुआ जा रहा था। हा, मेरे बेटे में एक असली सॉवरेन वाली प्रेजेंस है। ये बहुत कमाल है, बहुत ही कमाल। आखिर वो हैरान ना भी कैसे होता। उसके दोनों बच्चों में से एक ने प्राइमोर्डियल वायलेट रेडियंस को नीचे बुला लिया था और दूसरे ने हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। दोनों की टैलेंट हेवन के रूल्स को चैलेंज कर रही थी। एल्डर, क्या आपको पूरा यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेबी बॉय ही असल में एंसेस्ट्रल सॉवरेन का रीइंकार्नेशन हो? सिर्फ टैलेंट देखी जाए तो ये लड़का उससे बहुत आगे है। सच कहूं तो इसे एंसेस्ट्रल सॉवरेन मानना ज्यादा आसान लगता है। एल्डर आयन कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, कोई गलती नहीं हुई। बेबी गर्ल ही एंसेस्ट्रल सॉवरेन का असली रीइंकार्नेशन है, इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। ये बात क्लैन के रिकॉर्ड्स में साफ लिखी हुई है। एंसेस्ट्रल सॉवरेन एक औरत थी। 1 लाख साल पहले वो एम्प्रेस बनी थी, जिसे दुनिया एम्प्रेस अरोरा के नाम से जानती थी। आज भी पुरानी जनरेशन के बहुत से लोग उस नाम को अच्छी तरह याद रखते हैं और एंसेस्ट्रल श्राइन के सामने वाले प्लाजा में आज भी 1 लाख साल पहले वाली एम्प्रेस अरोरा की एक शानदार मूर्ति लगी हुई है। फिर गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैरेथ के होंठ हिलने लगे, उसका दिमाग घूमने लगा था। सोचो,
सोचो, एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने 1 लाख साल तक तैयारी की और फिर भी एक नए पैदा हुए बेबी बॉय से पीछे रह गई। अगर उसे कभी ये बात पता चल गई तो क्या वो गुस्से से पागल नहीं हो जाएगी? चेंबर के अंदर छत में एक बड़ा सा सुराग बन चुका था। बाहर का पूरा सीन साफ दिख रहा था। अरोरा अपने कपड़ों में लिपटी हुई आसमान में मौजूद हजारों सेलेस्टियल्स और फीन्स को देख रही थी। हैरानी से उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थी। क्या ये प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी हो सकती है? पिछले 1 लाख सालों में उसने अनेक एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़े थे। वो जानती थी कि तीनों रेल्म्स में कुल 36,000 नोन कल्टीवेशन बॉडीज हैं और उन सब में सबसे पहले नंबर पर प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी आती है। इस बॉडी का ओनर चाहे सेलेस्टियल पाथ पर चले या फील्ड पाथ पर, दोनों में ही सबसे ऊंची पीक तक पहुंच सकता है। पूरी एटर्निटी में इसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरा छोटा भाई एक्चुअली प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी का ओनर है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि 1 लाख साल की तैयारी के बाद भी वो हार जाएगी, और वो भी जन्म लेते ही पूरी तरह से हार गई। हाँ, सिर्फ बॉडी के मामले में मैं तुमसे हार गई हूँ, लेकिन आखिर में तुम्हारी अचीवमेंट्स कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगी। ऑरोरा ने इस जन्म के लिए पूरे 1 लाख सालों तक तैयारी की थी। प्राइमोर्डियल अर्थ कोर और सॉवरेन अर्थबोर्न तो बस शुरुआत थी। आगे उसके लिए और भी अनेक ट्रेजर्स और अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रहे थे, जिन्हें वो अपने बॉडी के साथ फ्यूज करेगी। और सबसे कीमती चीज थी उसके 1 लाख सालों का कल्टिवेशन एक्सपीरियंस, जिसका मुकाबला कोई भी न्यूबॉर्न कभी नहीं कर सकता था। ये सोचकर ऑरोरा को काफी सुकून मिला। लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने चेंबर के अंदर ही दोबारा चेक इन किया और रिवॉर्ड में मिस्टिक एसेंस की एक बॉटल मिल गई। वहां आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैंने जेड बॉटल को पकड़ा और बड़े बड़े घूंट भरकर पूरी पी गया। कुछ ही देर में पूरी बॉटल मेरे पेट में चली गई। मिस्टिक एसेंस एब्जॉर्ब करने के बाद मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया। ये बॉडी उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थी। बॉटल में थोड़ी सी मिस्टिक एसेंस अब भी बची हुई थी। मैं अपनी छोटी बहन की तरफ देखता हूँ, अपनी उंगली बॉटल के अंदर डिप करता हूँ और उसके होठों के बीच रख देता हूँ। उसकी छोटी सी सिकुड़ी हुई भौहें धीरे से सीधी हो जाती हैं। मिस्टिक एसेंस की वजह से वो और भी गहरी नींद में सो जाती है। तभी चेंबर का दरवाजा खुलता है। एक आदमी, एक औरत और सफेद भौं वाले एक बुजुर्ग अंदर आते हैं। एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने जानबूझकर 9 सन्स कन्वर्जेंस के दिन रीइंकार्नेट होना चुना था। नेचुरली वो चाहती थी कि ब्लेसिंग के वक्त उसे सबसे बड़ी फॉर्च्यून मिले। हमें एंसेस्ट्रल सॉवरेन की ब्लेसिंग कंप्लीट करने में मदद करनी होगी। इतना कहकर वो लगभग 3 फुट का एक स्क्वायर स्टोन निकालते हैं। मेरा एशवुड उसमें से निकलती स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते ही हैरान रह जाती है। पूरी दुनिया में किसने सोचा होगा कि इतना बड़ा मटन फैट स्पिरिट जेड भी हो सकता है। स्पिरिट जेड एक जेंटल नेचर वाला जेड होता है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भरी होती है। अगर इसे किसी बेबी की स्किन के पास रखा जाए तो ये धीरे धीरे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करता है और एक नॉर्मल बॉडी को चोजन प्रोडिजी की बॉडी बना देता है। इतना बड़ा स्पिरिट जेड, इसका मतलब मेरी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन को सीधा स्पिरिट जेड के ऊपर लेटा दिया गया है। मेरी टैलेंट तो उससे भी ज्यादा है, फिर पहले अब्सॉर्ब वो क्यों करेगी? कहीं मेरे फादर को लगता तो नहीं कि मैं उनका असली बेटा ही नहीं हूँ। स्पिरिट जेड रखने के बाद क्लैन लीडर और एल्डर दोनों वहां से चले जाते हैं। सिर्फ मीरा रूम में रहती है जो दोनों बच्चों का ख्याल रखेगी। मुझे आंखें बंद करके सोता हुआ देखकर मीरा भी वहीं लेटकर आराम करने लगती है। जैसे ही मुझे उसकी सांसें एकदम स्टेबल सुनाई देने लगती हैं, मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। स्पिरिट जेड को देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। अंडरवर्ल्ड में चेक इन करते वक्त मुझे एक और प्राइसलेस ट्रेजर मिला था, सेलेस्टियल ड्यू, जिसकी वैल्यू स्पिरिट जेड से भी 100 गुना ज्यादा थी। बस प्रॉब्लम ये है कि सेलेस्टियल ड्यू की पावर बहुत ही वायलेंट और ओवरवेलमिंग है। एक न्यूबॉर्न के लिए उसे हैंडल करना नामुमकिन है। इसलिए मेरा प्लान था कि पहले थोड़ा स्पिरिट जेड एब्जॉर्ब करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, फिर सेलेस्टियल ड्यू यूज करूं। अगर अभी मैं अपनी छोटी बहन का थोड़ा सा हिस्सा ले भी लूं तो बाद में उसे वापस कर दूंगा। मैं अपना मोटा सा छोटा हाथ बढ़ाता हूं और स्पिरिट जेड के कोने पर जोर से धक्का देता हूं। तुरंत उसका एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। मैं उसे उठाकर सीधा मुंह में डालकर निगल जाता हूं। जैसे ही स्पिरिट जेड मेरे पेट में पहुंचता है, वो रॉ एनर्जी की एक जबरदस्त लहर में बदलकर मेरे पूरे शरीर में फैल जाता है। ये एनर्जी मिस्टिक एसेंस से भी कई 100 गुना ज्यादा पावरफुल थी। पलक झपकते ही 1 घंटा गुजर गया। मेरे बॉडी के अंदर एक रोशनी चमकने लगती है और धीरे धीरे एक इंसानी सिलुएट का शेप बनने लगता है। बाई तरफ गोल्ड और दाई तरफ बिल्कुल पिच ब्लैक। सरफिब बॉडी, आधा सेलेस्टियल और आधा फीन। गोल्ड सेलेस्टियल को रिप्रेजेंट करता है और ब्लैक फीन को। फिलहाल ये सिर्फ एक हल्का सा आउटलाइन था। जब ये पूरी तरह सॉलिड होकर कंप्लीट फिगर बन जाएगा तब सरफिब बॉडी माइनर कंप्लीशन तक पहुंच जाएगी। ये स्पिरिट जेड तो कमाल का टेस्ट करता है। एक और पीस खा लेता हूँ। इतना कहकर मेरा छोटा सा हाथ स्पिरिट जेड के दूसरे कोने पर जोर से धक्का देता है। एक और छोटा टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है। स्पिरिट जेड के ऊपर ऑरोरा बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पर लेटी हुई थी। ये वही स्पिरिट जेड था जो उसने अपनी पिछली लाइफ टाइम्स में इकट्ठा किया था। जब से उसने अपनी 100 लाइफ टाइम्स की रीइंकार्नेशन की तैयारी शुरू की थी, तब से वो प्राइसलेस ट्रेजर्स इकट्ठा करती आ रही थी। सेलेस्टियल स्टोन की मदद से उन ट्रेजर्स को मॉर्टल वर्ल्ड में भेजती रही और अपने डिसेंडेंट्स के लिए एंसेस्ट्रल डिक्री छोड़ गई थी कि उसके लिए और भी ट्रेजर्स इकट्ठा करते रहें। ये सब सिर्फ उसी पल के लिए था जब उसकी 1 लाख साल बाद 100 लाइफ टाइम्स आखिरकार एक जगह मिलेंगी। 9 सन्स कन्वर्जेंस में अब सिर्फ 20 दिन बचे थे। उससे पहले उसका प्राइमोर्डियल अर्थ कोर माइनर कंप्लीशन तक पहुंचना जरूरी था, तभी वो सोलर ब्लेसिंग रिसीव कर पाएगी। 9 सन्स कन्वर्जेंस सिर्फ हर 10,000 साल में एक ही बार होता है। अगर वो इसे हासिल
कर लेती है तो अपने बॉडी के अंदर एक सोलर एम्बर प्लांट कर सकती है। वक्त के साथ उसे नर्चर करके वो एक टॉप टियर इमॉर्टल फ्लेम में बदल सकता है। सिर्फ इस एक मौके का इंतजार करने के लिए उसने अपनी रीइंकार्नेशंस में 3000 साल बिता दिए और ये छोटा सा ब्रैट मेरी सॉवरेन स्पिरिट जेड चुराने की हिम्मत कर रहा है। तभी ऑरोरा की नजर मेरे हाथ पर पड़ती है जो स्पिरिट जेड के कोने की तरफ बढ़ रहा था। मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर सीधा अपने मुंह में डाल लेता हूँ। वो दोबारा उस कोने की तरफ देखती है और पाती है कि वहाँ मुट्ठी जितना बड़ा गड्ढा बन चुका था। साफ दिख रहा था कि वो सब मैंने खा चुका था। ये देखकर एम्प्रेस गुस्से से फटने वाली हो जाती है। एंशिएंट डेजोलेट हेवन रेल्म में भी इतना बड़ा स्पिरिट जेड ढूंढना आसान नहीं था। उसका प्लान ये था कि इसी स्पिरिट जेड की मदद से वो अगले 20 दिन में अपने प्राइमोर्डियल अर्थ कोर को माइनर कंप्लीशन तक पहुंचाएगी और उसके बाद धीरे धीरे अब्सॉर्ब करके उसे ग्रेट कंप्लीशन तक ले जाएगी। लेकिन अब मेरा छोटा भाई जितना भी अब्सॉर्ब करेगा उतना ही मेरा नुकसान होगा। ये तो दिन दहाड़े लूट है। एक एम्प्रेस होते हुए वो कैसे देख सकती थी कि उसका ट्रेजर ये छोटा सा बदमाश चुरा ले। ये क्या हो रहा है? मेरी छोटी बहन इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? वो अभी सिर्फ एक न्यूबॉर्न बेबी है। उसका बॉडी अभी डेवलप ही हो रहा है। चाहे उसके पास पावरफुल फिजिक हो फिर भी उसे ऐसा कुछ नहीं कर पाना चाहिए। ऑरोरा गुस्से से बेबी बॉय को घूरती है। उसकी आंखें साफ कह रही थी, ओए छोटे ब्रैट, ये स्पिरिट जेड सिर्फ मेरा है, इसे चुराने का सोचना भी मत। फिर वो अपना छोटा सा हाथ बढ़ाती है, स्पिरिट जेड के कोने से मूंगफली जितना एक छोटा टुकड़ा तोड़ती है और सीधा मुंह में डाल लेती है। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता हूँ। तो मेरी छोटी बहन काफी स्मार्ट निकली। स्पिरिट जेड खाने का तरीका मुझसे कॉपी कर लिया। ठीक है, फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट खाता है। और बस फिर क्या था, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल के बीच जबरदस्त ईटिंग कंपटीशन शुरू हो गया। एक पीस तुम्हारा, एक पीस मेरा। दोनों बड़े मजे से स्पिरिट जेड खा रहे थे। मीरा की नींद खुलती है और वो अंगड़ाई लेती है। जैसे ही उसकी नजर दोनों बच्चों पर पड़ती है जो स्पिरिट जेड खा रहे थे, वो इतनी डर जाती है कि लगभग उछल पड़ती है। ये दोनों स्पिरिट जेड खा रहे हैं। हे भगवान, स्पिरिट जेड की एनर्जी जेंटल जरूर होती है लेकिन इसे सीधा निगलने से उसकी एनर्जी बॉडी के अंदर फट सकती है। जरा सी गलती हुई तो उनकी मेरिडियंस बिगड़ सकती हैं या उनका बॉडी तक फट सकता है। लेकिन जब वो दोनों बच्चों को ध्यान से देखती है तो उन्हें स्पिरिट जेड से कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि हर गुजरते पल के साथ उनका बॉडी और भी पावरफुल होता जा रहा था। ये फिजिक्स उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तब मीरा को एहसास हुआ कि उसकी समझ कितनी छोटी थी। उसने इन दोनों बॉडीज की असली पावर को बहुत कम समझा था। वो खुद स्पिरिट जेड का एक टुकड़ा तोड़ती है, उसे मूंगफली जितने छोटे पीसेस में बांटकर मेरे पास रख देती है। खाओ बेटा। मैं जोर से मुस्कुराता हूँ। माँ का प्यार ही सबसे बड़ा होता है। ये बात बिल्कुल सच है। और उधर मेरा वो सो कॉल्ड फादर तो क्लियरली मेरी बहन की साइड ले रहा है, बिल्कुल फेवरेटिज्म कर रहा है। ऑरोरा तो गुस्से से पागल होने वाली थी। सॉवरेन स्पिरिट जेड, तुझे तो मेरी साइड होना चाहिए था और तू उल्टा उस छोटे ब्रैट की हेल्प कर रहा है। तुम दोनों तो मिलकर मेरे खिलाफ हो। ऑफ कोर्स ये सब वो सिर्फ अपने दिमाग में ही चिल्लाती है, बाहर किसी को उसकी एक भी बात सुनाई नहीं देती। एक न्यूबॉर्न बेबी होने की वजह से वो सिर्फ इतना ही कर सकती थी कि अपना ट्रेजर उस छोटे ब्रैट के हाथों धीरे धीरे खत्म होते देखे। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए। जो स्पिरिट जेड पहले एक परफेक्ट स्क्वायर ब्लॉक था, अब उसका बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो चुका था। उसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा मैंने खा लिया था और सिर्फ थोड़ा सा ऑरोरा ने। और मीरा जो रूम में उन दोनों का ख्याल रख रही थी, उसके दिल में बेबी बॉय के लिए थोड़ा ज्यादा प्यार था, इसलिए उसने किसी को भी नहीं रोका। उसके हिसाब से चाहे कोई भी बच्चा खाए, स्पिरिट जेड उनके बॉडीज को सिर्फ और पावरफुल ही बना रहा था। और ये तो अच्छी बात थी, जब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, पूरा स्पिरिट जेड खा लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक मैं रूम के बीच हवा में तैरने लगता हूँ। मेरे बॉडी से 2 रंगों की रोशनी निकल रही थी, बाईं तरफ गोल्डन और दाईं तरफ काली। जो पहले सिर्फ एक हल्का सा आउटलाइन था, अब वो पूरी तरह एक इंसानी सिलुएट में बदल चुका था। मीरा मेरे बॉडी को देखते ही शॉक से जम गई। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। ये डिवाइन बॉडी का माइनर कंप्लीशन है। इतने कम वक्त में ही इसका बॉडी इस स्टेज तक पहुंच गया। ये स्पीड तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। इसका पूरा क्रेडिट स्पिरिट जेड को जाता है, वरना इतने कम टाइम में मैं कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। और ऑरा उसके बॉडी से निकलती ऑरा को महसूस करती है और तुरंत बेबी बॉय की तरफ देखती है। गुस्से से वो लगभग पागल हो जाती है। तुमने मेरी इतनी सारी सॉवरेन जेड चुरा ली, इस बार ये सॉवरेन तुमसे जरूर हिसाब चुकाएगी। ये स्पिरिट जेड उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, जिससे वो अपने प्राइमोर्डियल अर्थ कोर को ग्रेट कंप्लीशन तक ले जाने वाली थी। और अब ये छोटा ब्रैट उसका इतना बड़ा हिस्सा खा चुका था, जो बचा है शायद वो भी काफी ना हो। एक वक्त की शक्तिशाली एम्प्रेस सिर्फ गुस्से के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। मुझे भी महसूस होता है कि मेरी छोटी बहन के साथ कुछ गड़बड़ है। अरे मेरी छोटी बहन बेहोश क्यों हो गई? शायद मेरी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस की वजह से। लगता है डर गई होगी। आखिर अभी तो न्यूबॉर्न ही है, उसे अभी कुछ पता थोड़ी है। ऐसे डर जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। मेरा बॉडी धीरे से वापस बेड पर आ जाता है। फिर मेरी नजर स्पिरिट जेड पर पड़ती है। शुरू में वो एक परफेक्ट स्क्वायर ब्लॉक था, बिल्कुल एक बड़े पत्थर की तरह। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे चूहे उसे चबा गए हों। एक छोटा सा कोना गायब था, वो ऑरोरा का काम था, और बीच में जो बड़ा सा गड्ढा था वो मेरा काम था। मेरा बॉडी क्लियरली मेरी बहन से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं सब कुछ उससे कहीं ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब करता हूँ। मैं पलटकर बेड के किनारे तक रेंगता हूँ, हाथ बढ़ाता
हूँ और स्पिरिट जेट का एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ लेता हूँ। पहले जब मैं एब्जॉर्ब कर रहा था, मेरी बहन हर बार मूंगफली जितना टुकड़ा खा रही थी और मेरे पीसेस बटेर के अंडे जितने होते थे, उसके पीसेस से 4 या 5 गुना बड़े। लेकिन इस बार जो टुकड़ा मैंने तोड़ा वो मुर्गी के अंडे जितना बड़ा था, यानी बटेर के अंडे से भी 4 या 5 गुना बड़ा। अब मेरा बॉडी माइनर कंप्लीशन तक पहुंच चुका था। मेरे फिजिक का हर एस्पेक्ट 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया था और मेरी एब्जॉर्प्शन स्पीड भी बहुत बढ़ गई थी। इतना बड़ा टुकड़ा एक साथ एब्जॉर्ब करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं उस बड़े टुकड़े को कई छोटे पीसेस में तोड़ता हूँ और एक ही बार में सब निकल जाता। जैसे ही एक पीस एब्जॉर्ब होता, मैं तुरंत एक और अंडे जितना बड़ा टुकड़ा तोड़कर खा लेता। पीस के बाद पीस मैं लगातार एब्जॉर्ब करता रहा और जब मैं खुद खा लेता तो अपनी बहन के लिए भी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ना नहीं भूलता। चलो छोटी बहन, शर्माओ मत, साथ में खाते हैं। जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करोगी उतनी ही अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। तुम तो सो रही हो इसलिए मैं ही तुम्हें खिला देता हूँ। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। दिन से रात और रात से अगली सुबह तक मैं अपना हिस्सा भी खाता रहा और अपनी बहन को भी खिलाता रहा, हर पल का पूरा मजा लेते हुए। सुबह की एक हल्की सी धूप खिड़की से अंदर आकर बेबी गर्ल के चेहरे पर पड़ती है और औरा अपना छोटा सा हाथ आंखों पर रखती है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल जाती हैं। मैं इस सॉफ्ट बेड पर कैसे आ गई? मैं तो स्पिरिट जेट के ऊपर लेटी हुई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? धीरे धीरे उसकी नजर साफ होने लगती है। सबसे पहले उसकी नजर बेबी बॉय के साइड फेस पर पड़ती है। वो अपने हाथ में कुछ पकड़कर मुंह में भर रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर और साफ हो जाती है। अब वो क्लियरली देख पाती है, अरे उसके हाथ में तो मेरी स्पिरिट जेट है और इतना बड़ा टुकड़ा भी। फिर उसकी नजर बेबी बॉय के आगे जाती है। मुझे याद है स्पिरिट जेट तो वहीं रखी थी, अब वो गई कहाँ? क्या किसी ने उसे हटा दिया या कहीं और रख दिया? वो पूरे रूम में नजर दौड़ाती है लेकिन स्पिरिट जेट का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी बेबी बॉय एक और हरकत करता है और उसका ध्यान वापस उसी पर चला जाता है। वो देखती है कि बेबी बॉय बेड के किनारे तक रेंगता है, झुककर बेड के नीचे हाथ डालता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अगले ही पल उसका हाथ वापस बाहर आता है। जो हाथ पहले खाली था अब उसमें स्पिरिट जेट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। ये तो स्पिरिट जेट है। बेबी बॉय के हाथ में जो टुकड़ा था वो आधे बन जितना बड़ा था। वो उसे सीधा मुंह में डालता है और सिर्फ 2-4 बाइट्स में ही निकल जाता है। औरोरा बिल्कुल जम सी जाती है। 2 पूरे दिन में उसने जितना एब्जॉर्ब किया था वो लगभग इतना ही था और ये बेबी बॉय 2 दिन का हिस्सा सिर्फ एक ही बार में खा गया। इस ट्रेजर को पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। ये उसके प्राइमोर्डियल अर्थ कोर को नर्चर करने के लिए था और अब देखो ये सब उस छोटे ब्रैट के काम आ गया। वो जल्दी से बेड के किनारे तक रेंगती है, नीचे झांक कर देखती है, लेकिन काश वो देखती ही ना, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ती है वो बिल्कुल जम सी जाती है। जो स्पिरिट जेट पहले 3 फुट का स्क्वायर ब्लॉक था अब लगभग पूरा खत्म हो चुका था। सिर्फ आधा फुट जितना एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, बाकी सब कुछ उस छोटे ब्रैट ने खा लिया था। मेरी स्पिरिट जेट मुझे वापस दो। एक वक्त की शक्तिशाली एम्प्रेस का खून गुस्से से खौल उठता है। गुस्सा सीधा उसके दिमाग तक चढ़ जाता है। बस एक पल पहले ही होश में आई थी और फिर से बेहोश हो गई। मैं अपनी छोटी बहन की तरफ देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये अभी तो होश में आई थी, फिर दोबारा बेहोश क्यों हो गई? मैं अपना छोटा सा हाथ हिलाता हूँ और अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बॉटल निकालता हूँ। सेलेस्टियल ड्यू, जो हेवन और अर्थ की एसेंस से पैदा हुई एक डिवाइन ड्यू है। इसका नरिशिंग इफेक्ट इन्फेंट्स के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ये स्पिरिट जेट से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से ये एक न्यू बॉर्न के लिए शुरुआत में यूज करना सही नहीं होता। मैं पहले ही काफी स्पिरिट जेट अब्सॉर्ब कर चुका हूँ, जिससे मेरा बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसीलिए अब मैं सेलेस्टियल ड्यू अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी हूँ। पिछले कुछ दिनों से जो मैं अपनी बहन की स्पिरिट जेट चुरा रहा था उसका असली रीजन भी यही था। मैं सेलेस्टियल ड्यू की बोतल खोलता हूँ, अपनी उंगली उसके अंदर डिप करता हूँ और थोड़ी सी लिक्विड अपनी उंगली पर लगाकर अपनी छोटी बहन के होंठों के बीच रख देता हूँ। छोटी बहन, ये सेलेस्टियल ड्यू कोई सस्ता ट्रेजर नहीं है। इसकी वैल्यू स्पिरिट जेट से कहीं ज्यादा है जो मैंने यूज की थी। जैसे ही ऑरोरा सेलेस्टियल ड्यू अब्सॉर्ब करती है उसके सोते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो कोई बहुत ही खूबसूरत सपना देख रही हो। मैं भी सेलेस्टियल ड्यू पी लेता हूँ और सॉफ्ट बेड पर लेटकर अपने बॉडी के अंदर उबलती हुई एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता हूँ। स्पिरिट जेट की वजह से मेरी फाउंडेशन पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, इसीलिए अब सेलेस्टियल ड्यू अब्सॉर्ब करना मेरे लिए काफी आसान था। काफी देर बाद मेरे इस छोटे से बॉडी से एक के बाद एक चमकदार रोशनी की किरणें फूटने लगती हैं। उसकी टेरिफाइंग ऑरा सीधी 9th हेवन तक पहुंच जाती है। 9th हेवन के बहुत ऊपर एक हजारों फीट ऊंचा कोलोसस दिखाई देता है। उसका सर आसमान को छू रहा था और उसके पैर गहरी अबिस पर मजबूती से टिके हुए थे। वो हेवन और अर्थ को जोड़ने वाले एक अकेले पिलर की तरह खड़ा था, बिल्कुल अटल और हिलाया ना जा सके ऐसा। उस कोलोसस के बॉडी पर 2 रंग साफ दिख रहे थे। बाईं तरफ गोल्डन, जहां से डिवाइन सेलेस्टियल लाइट निकल रही थी, और दाईं तरफ पिच ब्लैक, जहां से एंडलेस अबिस जैसी डार्क डेमोनिक ऑरा फूट रही थी। वो कोलोसस इतना बड़ा था कि 10,000 माइल्स के अंदर मौजूद हर इंसान उसे देख सकता था। गिनती के बाहर आम लोग घुटनों पर बैठकर उस कोलोसस के सामने सिर झुका देते हैं। यहाँ तक कि कई कल्टिवेटर्स भी उसकी ऑरा महसूस करते ही जमीन पर गिर पड़ते हैं। 100,000 माउंटेन्स की गहराई में फेट वॉच पवेलियन खड़ा था। फेट वॉच सीयर उस ऊंची टावर के ऊपर बैठा दूर दिख रहे कोलोसस को देख रहा था। एशवुड क्लैन में 2 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पैदा हुए हैं। इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मास्टर, आप कह रहे हैं कि एशवुड क्लैन में स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पैदा हुए हैं, और वो भी 2? स्टार ऑफ डेस्टिनी का नाम सुनते ही उस यंग अप्रेंटिस की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। स्टार ऑफ डेस्टिनी का अपीयरेंस इस बात की निशानी होता है कि एक ऐसा इंसान पैदा हुआ है जिसके पास बेइंतहा फॉर्च्यून होगी, और यहाँ तो एक नहीं सीधे 2 पैदा हुए हैं। ये बात ही काफी है ये साबित करने के लिए कि
एशवुड क्लैन की किस्मत अब हेवन के रूल्स को भी चैलेंज करेगी। फेट वॉटसियर धीरे से सिर हिलाता है। दो स्टार्स ऑफ डेस्टिनी आसमान में एक दूसरे की गूंज बन रहे हैं। लगता है अब एशवुड क्लैन के राइज को कोई नहीं रोक सकता। एंशिएंट कॉर्वाइन क्लैन के एक फॉरबिडन पवेलियन के अंदर बहुत सालों से सिक्लूजन में बैठे एक एल्डर धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। अगर बाहर की दुनिया को पता चल जाए कि कॉर्वाइन क्लैन कर ये एल्डर अभी भी जिंदा है तो सब लोग हैरान रह जाएंगे। एल्डर उस कोलोसिस की ऑरा महसूस करते ही उनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। क्या ये लेजेंडरी प्राइमोर्डियल सेराफी बॉडी हो सकती है? ये एवरलास्टिंग रेल्म में कैसे अपीयर हो गई? उन्होंने खुद भी इसके बारे में सिर्फ एक एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा था। प्राइमोर्डियल सेराफी बॉडी का जिक्र भी बस कुछ बिखरे हुए पुराने रिकॉर्ड्स में मिलता था। अगर इस डिवाइन बॉडी की एक सबसे खास पहचान ना होती जिसमें सेलेस्टियल और फींड एक ही बॉडी में साथ एग्जिस्ट करते हैं तो शायद वो इसे पहचान ही नहीं पाते। हजारों फीट ऊंची ये प्रोजेक्शन, क्या प्राइमोर्डियल सेराफिक बॉडी पहले ही ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है? ये ख्याल आते ही एल्डर जोर से ठंडी सांस खींच लेते हैं। क्लैन लीडर कहाँ है? फॉरबिडन चेंबर के अंदर से एक तेज आवाज गूंजती है। ग्रीटिंग्स एल्डर स्काईरीच। एल्डर स्काईरीच पूछते हैं, क्या तुम्हें उस कोलोसल प्रोजेक्शन की ओरिजिन के बारे में पता है? इतने सालों से वो सिक्लूजन में थे और आज सिर्फ उस कोलोसल प्रोजेक्शन की टेरिफाइंग ऑरा नहीं, उनकी कल्टीवेशन ट्रांस तोड़ दी थी। जूलियन गोरवाइन सर झुकाकर जवाब देता है, अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो प्रोजेक्शन एशवुड क्लैन की तरफ से आई है। मैं सिर्फ 1 सेंचुरी के लिए सिक्लूजन में गया था और इतने में ही एशवुड क्लैन ने इतनी टेरिफाइंग पावर पैदा कर ली, एक डिवाइन बॉडी जो ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई है। अब शायद उसे कोई नहीं रोक सकता। ग्रेट कंप्लीशन शब्द सुनते ही जूलियन का सर झटके से ऊपर उठता है। हैरानी से उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं। क्या आप कह रहे हैं कि ये डिवाइन बॉडी पहले ही ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसने खुद कोलोसल प्रोजेक्शन देखी थी लेकिन उसके अपीयर होने की असली वजह उसे बिल्कुल नहीं पता थी। एल्डर स्काईरीच धीरे से बोलते हैं, ये सच ही हो सकता है, चाहे मुझे मानना पसंद हो या ना हो, लेकिन सच नहीं बदलेगा। जूलियन के चेहरे पर एक के बाद एक इमोशंस बदलने लगते हैं, जैसे उसने कोई बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज देख ली हो। कुछ ही दिन पहले एशवुड क्लैन में 2 बच्चे पैदा हुए थे। बेबी बॉय के जन्म पर हजारों सेलेस्टियल्स और फींड्स उसके सामने घुटनों पर झुक गए थे और सिर्फ 15 दिन के अंदर ही उसकी डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई। ऐसी टैलेंट वाकई टेरिफाइंग है। डिवाइन बॉडी हेवन और अर्थ की सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन होती है। हर एक डिवाइन बॉडी उसके ओनर को कल्टीवेशन के लिए अनइमेजिनेबल टैलेंट देती है। डिवाइन बॉडी के 2 स्टेजेस होते हैं, माइनर कंप्लीशन और ग्रेट कंप्लीशन। हर स्टेज कंप्लीट होते ही टैलेंट 10 गुना 100 गुना तक बढ़ जाती है और कुछ ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइन बॉडीज के लिए ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंचते ही स्ट्रेंथ 1000 गुना हत्ता की 10,000 गुना तक बढ़ सकती है। प्राइमोर्डियल सेराफिक बॉडी वैसे ही पहले से बहुत टेरिफाइंग थी। अब जब वो ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई है तो उसकी असली पावर कितनी टेरिफाइंग होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्या कहा? सिर्फ 15 दिन? एल्डर स्काईरीच का चेहरा हैरानी से भर जाता है। उनका पूरा शरीर कांप उठता है। उन्होंने सोचा था कि इस लेवल की डिवाइन बॉडी को ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंचने में किसी को कई दशक हत्ता की कई सदियां लग जाएंगी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये काम एक ऐसे बच्चे ने कर दिया होगा जो पैदा हुए अभी मुश्किल से 10-15 दिन ही हुआ है। एल्डर, क्या हमें मौका देखकर उस बेबी बॉय को खत्म कर देना चाहिए? कोरवाइन क्लैन और एशवुड क्लैन दोनों ही एंशिएंट ब्लड लाइन्स है और सालों से उनके बीच तनाव चलता आ रहा है। बाहर से दोनों क्लैन्स शांत दिखते हैं लेकिन अब एशवुड क्लैन में हेवन डिफाइन टैलेंट वाला डिवाइन सन पैदा हो गया है। अगर उसे ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो फ्यूचर में वो कोरवाइन क्लैन का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। बिल्कुल नहीं, एल्डर स्काईरीच तुरंत हाथ उठाकर मना कर देते हैं। इतने कम वक्त में प्राइमोर्डियल सेराफिक बॉडी को पूरी तरह फॉर्म करके ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंचाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस बच्चे के पास जरूर ट्रिमेंडस फॉर्च्यून है। कोरवाइन क्लैन को उससे दोस्ती करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं। जूलियन ने कभी सोचा भी नहीं था कि एल्डर एक न्यूबॉर्न बच्चे को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे। जब एल्डर ने दोस्ती का फैसला कर ही लिया है तो हमें दोनों क्लैन्स के रिश्ते और मजबूत करने चाहिए और आगे चलकर एलाइज बनना चाहिए। एशवुड क्लैन के मेन गेट पर गैरेथ कई दिनों बाद वापस लौट आता है। उसका मूड काफी अच्छा था लेकिन जैसे ही उसकी नजर आसमान में लटकी उस कोलोसल फिगर पर पड़ती है उसका चेहरा शौक से बदल जाता है। वो रोशनी की एक स्ट्रीक बनकर सीधा अपने कोर्टयार्ड की तरफ दौड़ पड़ता है। एल्डर एऑन पहले से ही कोर्टयार्ड में खड़े थे, सर ऊपर उठाकर आसमान में मौजूद उस कोलोसस को देख रहे थे। एल्डर, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो प्राइमोर्डियल सेराफिक बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है। गैरेथ मुश्किल से थूक निकलता है। डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई? अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि फॉरबिडन ग्राउंड्स की सिर्फ एक ट्रिप जो 5 दिन से भी कम चली, उसके वापस आने तक उसके बेटे की डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी होगी। ये स्पीच सच में हैरान कर देने वाली थी। एल्डर रेयॉन चेंबर की तरफ देखकर बोलते हैं, चलो तुम्हारी वाइफ के रूम में चलते हैं, शायद वहां हमें जवाब मिल जाए। गैरेथ आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है। सबसे पहले उसकी नजर मुझ पर पड़ती है जो बेड पर बैठा हुआ था। फिर वो दोबारा देखता है और ऑरोरा को भी बेड पर लेटा हुआ पाता है। तभी उसकी नजर उस मटन फैट स्पिरिट येड पर पड़ती है जो पहले 3 फुट का परफेक्ट स्क्वायर ब्लॉक था, अब सिर्फ आधा फुट जितना छोटा सा टुकड़ा बचा था। मुश्किल से उसका 10वां हिस्सा रह गया था। सिर्फ ये एक नजारा देखते ही गैरेथ को सब समझ आ गया। उसका दिमाग वहीं फटने वाला था। उसके बेटे की डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गई थी। ये बात तो खुशी की थी। चाहे उसने पूरा स्पिरिट येड ही क्यों ना खा लिया हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो स्पिरिट येड तो एंसेस्ट्रल सॉवरेन का था और उसके बेटे ने उसका इतना बड़ा हिस्सा खा लिया था। ये सोचकर उसका पेट ही घबराहट से भर गया। उसे सबसे ज्यादा डर
इस बात का था कि बाद में एंसेस्ट्रल सॉवरेन इस बात का गुस्सा उन पर निकालेगी और सारी सजा उसी को भुगतनी पड़ेगी। एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने 100 लाइफ टाइम्स में 1 लाख साल तक कल्टिवेट किया था। उसकी पावर हेवन तक पहुंचती थी। ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि एक न्यू बॉर्न बेबी बॉय फ्यूचर में उसका मुकाबला कर सके। हाँ, बेबी बॉय की डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी थी और फ्यूचर में उसकी ग्रोथ अपनी बहन से कहीं ज्यादा फास्ट होगी, लेकिन फिर भी वो एंसेस्ट्रल सॉवरेन की बराबरी नहीं कर सकता। एल्डर एओन अचानक अपने माथे पर हाथ मारते हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन गैरेथ घर पर नहीं था और मीरा अकेले ही दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी, उन्हें दूध पिला रही थी और बाकी सब काम भी कर रही थी। इसलिए उन्हें अकेला उसके रूम में जाना ठीक नहीं लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी बात हो जाएगी। सच कहे तो एक एल्डर होने के नाते बेबी बॉय की डिवाइन बॉडी का ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंचना उनके लिए बहुत खुशी की बात थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बाद में वो एंसेस्ट्रल सॉवरेन को ये सब समझाएंगे कैसे। गैरेथ जल्दी से बेड के पास जाता है और दोनों हाथों से मीरा के कंधे पकड़ लेता है। मीरा, बच्चे मटन फैट स्पिरिट ये खा रहे थे, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? इसे सीधा खाना बहुत डेंजरस होता है, इसकी एनर्जी उनकी बॉडीज को फाड़ भी सकती थी। मीरा घबरा कर बोलती है, मैंने देखा था कि ईथन उसे खाकर बिल्कुल ठीक था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका। मीरा के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। अब जब वो सोचती है कि क्या कुछ हो सकता था, तब उसे असली डर महसूस होता है। अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, वरना वो लोग इसका जवाब कैसे देते। गैरेथ गहरी सांस लेकर बोलता है, तुमने बहुत लापरवाही की, ये स्पिरिट ये दोनों बच्चों के लिए था। अगर तुमने ईथन को लगभग सब खा लेने दिया तो ऑरोरा के लिए क्या बचा? ऑरोरा ने भी स्पिरिट येड खाया था, बस ईथन के मुकाबले बहुत धीरे, इसलिए ज्यादा हिस्सा ईथन को मिल गया। मीरा को तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती, आखिर वो मेरी माँ है, नेचुरली उसे मुझसे थोड़ा ज्यादा प्यार है। गैरेथ बस एक और गहरी सांस लेता है और एल्डर के साथ रूम से बाहर निकल जाता है। एल्डर, अब हम क्या करें? मेरे बेटे, मेरा मतलब एंसेस्ट्रल सॉवरेन के लिए एब्जॉर्ब करने को सिर्फ थोड़ा सा स्पिरिट येड बचा है। एक तरफ से ये अच्छी खबर है, लेकिन बाद में हम एंसेस्ट्रल सॉवरेन को क्या जवाब देंगे? एल्डर एओन गहरी सांस भरते हैं, उनकी सफेद भौवें सिकुड़ जाती हैं। फॉरबिडन ग्राउंड्स के ट्रेजर वॉल्ट में अभी भी कुछ ऐसे ट्रेजर्स बचे हैं जो इन्फेंट्स के लिए सूटेबल हैं। हाँ, वो स्पिरिट येड जितने इफेक्टिव तो नहीं होंगे, लेकिन अब फिलहाल उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। बस उम्मीद है कि एंसेस्ट्रल सॉवरेन, ये सोचकर ही कितनी अजीब बात लगती है, इतनी शक्तिशाली एंसेस्ट्रल सॉवरेन जिसने 100 लाइफ टाइम्स तक कल्टिवेट किया था, वो एक न्यूबॉर्न बेबी बॉय से कंपटीशन में हार गई, और वो भी जब दोनों सिर्फ इन्फेंट्स थे। अगर ये बात कभी बाहर फैल गई तो जो लोग एंसेस्ट्रल सॉवरेन को पहले से जानते थे वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अब और कुछ किया भी नहीं जा सकता। गैरेथ खुले दरवाजे से रूम के अंदर देखता है। उसकी नजर फ्लोर पर बचे उस छोटे से स्पिरिट जेट के टुकड़े पर पड़ती है। अभी भी स्पिरिट जेट का लगभग 10वां हिस्सा बचा हुआ था। इतना तो एंसेस्ट्रल सॉवरेन की डिवाइन बॉडी को माइनर कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए काफी होना चाहिए। मंथ ब्लेसिंग सेरेमनी में अभी भी आधा महीना बाकी था, इतना टाइम काफी होना चाहिए। 9 सन्स कन्वर्जेंस ब्लेसिंग को खुद एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने ही चुना था, इसलिए इसे किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता। दोनों को यकीन था कि 9 सन्स कन्वर्जेंस के लिए एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने और भी कई तैयारियां पहले से कर रखी होंगी। इस बार वो जरूर सोलार ब्लेसिंग हासिल करेगी और सोलार एम्बर को अपना बना लेगी। बात खत्म करके दोनों वापस रूम में आ जाते हैं। रूम काफी बड़ा था और उसके अंदर 3 बेड्स लगे हुए थे। अब तक दोनों बच्चे बीच वाले बेड पर सोते थे, जबकि मीरा खिड़की के पास वाले बेड से उनका ख्याल रखती थी। गैरेथ बेबी गर्ल को उठाकर सबसे अंदर दीवार के पास वाले बेड पर सुला देता है, फिर फ्लोर से स्पिरिट जेट का बचा हुआ टुकड़ा उठाकर रूम के कोने में रख देता है। आज से दोनों बच्चे अलग अलग सोएंगे। स्पिरिट जेट का जो भी हिस्सा बचा है वो सिर्फ ऑरोरा का है। अब ईथन उसे और नहीं खा सकता। वैसे भी ईथन की डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है, अब उसके लिए स्पिरिट जेट का कोई फायदा नहीं। बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, चाहे उनके पास कितनी भी पावरफुल डिवाइन बॉडीज क्यों ना हो, फिर भी उन्हें बाकी सब की तरह धीरे धीरे ही बड़ा होना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि डिवाइन बॉडी की वजह से उनकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों से ज्यादा फास्ट होगी और कल्टीवेशन का रास्ता भी उनके लिए बहुत आसान। अब और कुछ किया भी नहीं जा सकता। गैरेथ खुले दरवाजे से रूम के अंदर देखता है। उसकी नजर फ्लोर पर बचे उस छोटे से स्पिरिट जेट के टुकड़े पर पड़ती है। अभी भी स्पिरिट जेट का लगभग 10वां हिस्सा बचा हुआ था। इतना तो एंसेस्ट्रल सॉवरेन की डिवाइन बॉडी को माइनर कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए काफी होना चाहिए। मंथ ब्लेसिंग सेरेमनी में अभी भी आधा महीना बाकी था, इतना टाइम काफी होना चाहिए। 9 सन्स कन्वर्जेंस ब्लेसिंग को खुद एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने ही चुना था, इसलिए इसे किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता। दोनों को यकीन था कि 9 सन्स कन्वर्जेंस के लिए एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने और भी कई तैयारियां पहले से कर रखी होंगी। इस बार वो जरूर सोलार ब्लेसिंग हासिल करेगी और सोलार एम्बर को अपना बना लेगी। बात खत्म करके दोनों वापस रूम में आ जाते हैं। रूम काफी बड़ा था और उसके अंदर 3 बेड्स लगे हुए थे। अब तक दोनों बच्चे बीच वाले बेड पर सोते थे, जबकि मीरा खिड़की के पास वाले बेड से उनका ख्याल रखती थी। गैरेथ बेबी गर्ल को उठाकर सबसे अंदर दीवार के पास वाले बेड पर सुला देता है, फिर फ्लोर से स्पिरिट जेट का बचा हुआ टुकड़ा उठाकर रूम के कोने में रख देता है। आज से दोनों बच्चे अलग अलग सोएंगे। स्पिरिट जेट का जो भी हिस्सा बचा है वो सिर्फ ऑरोरा का है। अब ईथन उसे और नहीं खा सकता। वैसे भी ईथन की डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है, अब उसके लिए स्पिरिट जेट का कोई फायदा नहीं। बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, चाहे उनके पास कितनी भी पावरफुल डिवाइन बॉडीज क्यों ना हो, फिर भी उन्हें बाकी सब की तरह धीरे धीरे ही बड़ा होना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि डिवाइन बॉडी की वजह से उनकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों से ज्यादा फास्ट होगी और कल्टीवेशन का रास्ता भी उनके लिए बहुत आसान होगा। मीरा, तुम ईथन को इतना ज्यादा फेवर मत करो, और ओरा भी हमारी बेटी है, उसे भी स्पिरिट जेट अब्सॉर्ब करना है। मीरा सर हिला
हिलाकर बोली, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। गैरेथ बेड के पास बैठ जाता है, मुस्कुराते हुए बेबी बॉय की तरफ देखकर प्यार से बोलता है, ईथन, अब से अपनी बहन की चीजें मत चुराना, गुड बॉय बनना, समझे? ठीक है। ये शब्द बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकल गया। जैसे ही वो एक शब्द बाहर आया, गैरेथ के पूरे बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने कान को छूकर सोचने लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। एक नॉर्मल बेबी तो कम से कम 1 साल बाद बोलना शुरू करता है, और तब भी बस पापा या मामा जैसे सिंपल वर्ड्स ही बोल पाता है, लेकिन मैं तो मुश्किल से 10 दिन का था और पहले ही बोलने लगा था। वो धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर मीरा की तरफ देखता है। मीरा भी उसी की तरह शौक में जम चुकी थी। क्या मैंने अभी सच में ईथन को ठीक है बोलते सुना? मीरा धीरे से बोली, नहीं, मैंने भी सुना है। अपने बेटे को बोलते सुनते ही मीरा का दिल भी जोर से धड़क उठा। नॉर्मली बच्चे धीरे धीरे दुनिया को समझते हैं, सही गलत सीखते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। अगर वो अभी से उनकी बात समझने लगा है तो इसका मतलब वो एक असली प्रोडिजी है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मैं लगभग अपना राज खोल ही बैठा था। अंडरवर्ल्ड चेक इन सिस्टम मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, और अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज लेकर आना उससे भी बड़ा राज है। ये दोनों बातें किसी को भी कभी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सिर्फ मुसीबत ही मिलेगी। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे पास खुद को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेंथ भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ सावधानी ही सबसे सही रास्ता है। गैरेथ खुद ही बोलने लगता है। पहले तो ये बोल ही नहीं सकता था, लेकिन जब से इसकी डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंची है, इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई है। शायद इसी वजह से ये इतनी जल्दी बोलने लगा। गैरेथ की आंखें फिर से बड़ी हो जाती हैं। वो ईथन को टेस्ट करने के लिए और भी सवाल पूछता है। ईथन, क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? पापा बोलो, या तुम्हें दूध चाहिए? कई बार पूछने के बाद भी बेबी बॉय की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, बस वही मासूम सी स्माइल चेहरे पर बनी रहती है। शायद वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ईथन के मुंह से गलती से वो एक शब्द निकल गया होगा। अभी वो सच में बोल नहीं सकता। अब और टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। उस रात पूरे आसमान में एक पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। चेंबर के अंदर मुट्ठी भर का एक चमकता हुआ ल्यूमिनस पर्ल पूरे रूम को रोशन कर रहा था। रात की ठंडी हवा में मीरा की सांसें बिल्कुल आराम से चल रही थीं। उसकी धीमी और बराबर चलती सांसें पूरे रूम की खामोशी में गूंज रही थीं। मीरा बिल्कुल गहरी नींद में सो रही थी और औरा की आंखें खुल जाती हैं। अभी अभी वो एक बहुत ही खूबसूरत सपना देख रही थी। सपने में उसने डिवाइन ड्यू पी थी, लेकिन आंखें खुलते ही उसे महसूस होता है कि उसका बॉडी वाकई पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, स्पिरिट जेड से भी कहीं ज्यादा। आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं उस छोटे ब्राट ने मेरे सोते वक्त मुझे कोई अच्छी चीज तो नहीं खिला दी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जब वो पूरी तरह होश में आती है तो देखती है कि वो अपने बेड पर अकेली है और वो परेशान करने वाला छोटा ब्राट उससे लगभग 10 फुट दूर दूसरे बेड पर है। ये देखकर उसका दिल थोड़ा शांत हो जाता है। छोटे ब्राट, इस बार तुम मेरी स्पिरिट जेड नहीं चुरा पाओगे। अब से मैं सब कुछ इसी बेड पर एब्जॉर्ब करूंगी। देखती हूँ अब तुम इसे कैसे चुराते हो। एक नॉर्मल बेबी को चलना सीखने में कम से कम 1 साल लगता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। अभी उसका बॉडी पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ था। ये दोनों अलग अलग बेड्स उसके लिए एक ऐसी खाई की तरह थे जिसे पार करना नामुमकिन था। अब उसे अपनी चीज चोरी होने की कोई टेंशन नहीं थी। औरोरा स्पिरिट जेड का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ती है, उसे बेबी बॉय की तरफ दिखाकर जीत वाली मुस्कान देती है और फिर उसे बड़े मजे से मुंह में डालकर निगल लेती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब से इस छोटे ब्राट को अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं अपना सर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि माँ पहले ही सो चुकी है। मैं धीरे धीरे बेड के किनारे की तरफ रेंगने लगता हूँ। जैसे ही मैं बेड से नीचे गिरने वाला होता हूँ, औरोरा को जरा भी टेंशन नहीं होती। तभी एक हल्की सी थुड की आवाज आती है। औरोरा वहीं की वहीं जम जाती है। वो देखती है कि बेबी बॉय अपने बेड पर बैठता है, आराम से नीचे जंप करता है और मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ चलने लगता है। वो कसम खा सकती थी कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतनी टेरिफाइंग स्माइल कभी नहीं देखी। बिल्कुल किसी नाइटमेयर से निकली हुई मुस्कान। क्या ये इतनी जल्दी उठकर चल कैसे रहा है? औरोरा का दिमाग ऐसे गूंजने लगता है जैसे उसके सर के अंदर 10,000 मक्खियां एक साथ भिनभिना रही हों। उसके थॉट्स फटने वाले थे। उसके पास प्राइमोर्डियल अर्थ कोर और सॉवरेन अर्थ बोन जैसे 2 अर्थ टियर ट्रेजर्स फ्यूज्ड हैं, और यही है प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी की असली टेरिफाइंग पावर। औरोरा को समझ आ गया था, वो हार चुकी थी और बुरी तरह हार चुकी थी। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद उसकी 100 लाइफ टाइम्स की रीइंकार्नेशन शुरू से ही एक गलती थी। मैं बेड के किनारे को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता हूँ और आज ही मुझे पता चलता है कि मैं खुद से खड़ा भी हो सकता हूँ और चल भी सकता हूँ, छोटा सा जंप भी लगा सकता हूँ। ये सब सिर्फ प्राइमोरियल सेरेफी बॉडी के ग्रेट कंप्लीशन की वजह से था। ग्रेट कंप्लीशन ने मेरे बॉडी की ग्रोथ को इतना फास्ट कर दिया था कि मैं किसी भी नॉर्मल बेबी से बहुत आगे निकल गया था। तो मेरे फादर को लगा था कि मुझे और मेरी बहन को अलग अलग बेड्स पर सुला देने से वो मुझे रोक लेंगे। मैं रूम के कोने तक चलता हूँ, स्पिरिट जेड का एक और छोटा टुकड़ा तोड़ता हूँ और सीधा मुंह में डाल लेता हूँ। जैसे ही स्पिरिट जेड मेरे बॉडी में जाता है, वो एक बड़ी एनर्जी वेव में बदलकर मेरे अंदर फैल जाता है। लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग महसूस होता है। पहले जब मैं स्पिरिट जेड एब्जॉर्ब करता था तो उसकी एनर्जी मेरी मेरिडियंस में समुद्र की लहरों की तरह दौड़ पड़ती थी, लेकिन अब जब वो एनर्जी मेरे बॉडी में आती है तो वो बिल्कुल जेंटल लगती है, जैसे एक खतरनाक सुनामी अचानक एक छोटी सी शांत धार में बदल गई हो। मेरी मेरिडियंस पर उसका जरा भी प्रेशर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं था कि स्पिरिट जेड की एनर्जी कम हो गई थी, बल्कि मेरा बॉडी इतना पावरफुल हो चुका था कि वो उस वायलेंट एनर्जी को आसानी से कंट्रोल कर लेता था। मेरी मेरिडियंस अब एक बहुत बड़े कैनाल की तरह बन चुकी थी जो कितनी भी वायलेंट एनर्जी को आसानी से हैंडल कर सकती थी। अब जब मेरी डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है, स्पिरिट जेड का मुझ पर लगभग कोई असर नहीं बचा और एब्जॉर्ब करने से भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। लगता है स्पिरिट जेड अब मेरे किसी काम की नहीं रही। अगर ऐसा ही है तो बाकी सब मेरी छोटी बहन के लिए छोड़
देता हूँ। मैं स्पिरिट जेड का एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ता हूँ, मुंह खोलकर ऐसा दिखाता हूँ जैसे उसे पूरा निगल जाऊंगा और अपनी छोटी बहन को एक स्मग सी विंक मार देता हूँ। जैसे ही ऑरोरा ये सब देखती है, उसके दिल में दर्द की एक लहर उठती है, उसकी आंखों के कोने में आंसू चमकने लगते हैं। सॉवरेन ने इस स्पिरिट जेड को पाने के लिए न जाने कितनी मुश्किलें झेली थी, और तुम छोटे ब्रैट ने उसे पूरा का पूरा खा लिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि 100 लाइफ टाइम्स की रीइंकार्नेशन कितनी मुश्किल होती है? जितना वो इस बारे में सोचती गई, उतना ही उसका दिल भर आया। आखिरकार उसके आंसू रुक ही नहीं पाए और बहने लगे। वाह, एक वक्त की शक्तिशाली एम्प्रेस जिसने 1 लाख साल जिए हैं, वो मेरी वजह से रो पड़ी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी छोटी बहन इतनी सेंसिटिव होगी। इतनी सी टीजिंग पर ही रो पड़ी। चलो ठीक है, अब मजाक काफी हो गया। मैं स्पिरिट जेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ऑरोरा के हाथों में रख देता हूँ, फिर प्यार से उसके छोटे से गाल को पिंच करता हूँ। जैसे ही स्पिरिट जेड वापस उसके हाथ में आता है, उसका रोना लगभग तुरंत ही बंद हो जाता है। तो इस छोटे ब्रैट को गिल्टी फील करना भी आता है। लेकिन याद रखना, चाहे तुम स्पिरिट जेड वापस दे भी दो, फिर भी ये सॉवरेन तुम्हें माफ नहीं करेगी। अपनी बहन को चुप होते देखकर मैं चुपचाप वापस अपने बेड पर आ जाता हूँ। और अब मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की थी कि मुझे किस तरह की ब्लेसिंग मिलने वाली है। आधा महीना बाद रात का आसमान अनेक सितारों से चमक रहा था। एशवुड क्लैन के मेन हॉल के पीछे वाले प्लाजा में 10,000 से भी ज्यादा क्लैन मेंबर्स इकट्ठा हुए थे। आज का दिन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज मंथ ब्लेसिंग सेरेमनी थी। डिवाइन सन और डिवाइन डॉटर दोनों को एक साथ ब्लेसिंग मिलने वाली थी, और ये सेरेमनी उसी दिन हो रही थी जब 10,000 साल में सिर्फ एक बार होने वाला 9 सन्स कॉन्वर्जेंस होता है। तुम लोगों के हिसाब से डिवाइन सन और डिवाइन डॉटर में से किसकी ब्लेसिंग ज्यादा पावरफुल होगी? ऑब्वियसली डिवाइन सन की है ना। आखिर उसकी डिवाइन बॉडी तो पहले ही ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है। लेकिन डिवाइन डॉटर भी कम नहीं है। मैंने सुना है उसकी डिवाइन बॉडी भी माइनर कंप्लीशन तक पहुंच गई है। लेजेंड्स के मुताबिक अगर कोई सोलर ब्लेसिंग हासिल कर लेता है तो उसके बॉडी के अंदर एक सोलर एम्बर जन्म लेता है, और अगर उसे अच्छे से नर्चर किया जाए तो फ्यूचर में वो एक इमॉर्टल फ्लेम बन सकता है। लेकिन सोलर ब्लेसिंग को सर्वाइव करने के लिए बॉडी का बहुत ही पावरफुल होना जरूरी है, और कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये दोनों इन्फेंट्स इसमें सक्सेसफुल होंगे। पता नहीं डिवाइन सन और डिवाइन डॉटर इसे झेल भी पाएंगे या नहीं। दोनों की बॉडीज पावरफुल जरूर हैं, लेकिन आखिर हैं तो सिर्फ 1 महीने के न्यूबॉर्न बेबीज ही। सोलर कॉन्वर्जेंस जैसी टेरिफाइंग पावर को एंड्योर करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पूरब की तरफ धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगती है, और तभी सब लोग हैरानी से देखते हैं कि होराइजन के बिल्कुल किनारे पर लाल रोशनी के 9 चमकते हुए गोले दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ 9 सूर्य उगने वाले हों। उनकी जलती हुई लाल रोशनी धीरे धीरे पूरे होराइजन पर फैल जाती है, और आधा आसमान गहरे लाल रंग में रंग जाता है। ये नजारा देखकर बहुत से आम लोग वहीं के वहीं जम जाते हैं। कुछ किसान डर के मारे सीधा घुटनों पर गिर जाते हैं और होराइजन की तरफ सिर झुकाकर प्रणाम करने लगते हैं। हे भगवान, 9 सन्स निकल आए हैं। इस बार फिर पूरी दुनिया में भयंकर सूखा पड़ेगा। हम सब खत्म हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। पुराने जमाने की लेजेंड्स में बार बार जिक्र आता था कि एक बार 9 सन्स एक साथ आसमान में निकले थे। तब पूरी धरती उनकी गर्मी से जल उठी थी और हर जगह भयंकर सूखा पड़ गया था। एक और लेजेंड के मुताबिक उस वक्त हुई नाम के एक गॉड ने उनमें से 8 सन्स को गिरा दिया था। तब जाकर दुनिया में शांति वापस आई थी। पूरे एवरलास्टिंग रेल्म में अनेक कल्टीवेशन सेक्ट्स और एंशिएंट क्लैंस भी 9 सन्स का ये अजीब नजारा देख रहे थे। लेकिन आम लोगों की तरह वो डरे हुए नहीं थे। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक बहुत ही रेयर सेलेस्टियल फिनोमिनन है। आसमान में जो दिख रहा था वो असली 9 सन्स नहीं थे, बल्कि 9 स्टार्स थे जो अपने आप में सन्स जैसे थे, और इस बार एवरलास्टिंग रेल्म के बहुत करीब से गुजर रहे थे। ये एक बहुत ही रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन था जो सिर्फ हर 10,000 साल में एक बार होता है। एशवुड क्लैन के प्लाजा के बीच में एक 10 मंजिल ऊंचा सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म बना हुआ था। उस प्लेटफॉर्म पर एक इन्फेंट बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ खड़ा था। ये थे डिवाइन सन और डिवाइन डॉटर। दाईं तरफ वाले छोटे से पेडेस्टल पर खड़ी ऑरोरा की आंखों में 9 सन्स के उगने का हैरानी अंगेज नजारा साफ दिख रहा था। उसका छोटा सा हाथ अपने आप कस गया। इस बहुत ही रेयर ब्लेसिंग 9 सन्स कन्वर्जेंस के लिए उसने पूरे 3000 साल इंतजार किया था। इस बार उसे हर हाल में सोलर ब्लेसिंग हासिल करनी ही थी। सोलर ब्लेसिंग पाना कोई आसान बात नहीं थी। इसके लिए सिर्फ माइनर कंप्लीशन तक पहुंची हुई बॉडी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्निक भी चाहिए होती है जो सन की पावर को नीचे बुला सके। एक फाउंडेशन का काम करती है और दूसरी मेथड का। दोनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ पावरफुल बॉडी होने से कुछ नहीं होगा। अगर सन की पावर को समन करने का तरीका ही ना हो तो ब्लेसिंग आंखों के सामने से निकल जाएगी और कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। ऑरोरा अपना सिर घुमाकर बाईं तरफ खड़े बेबी बॉय की तरफ देखती है। छोटे ब्रैट, इस बार देखते हैं तुम कैसे सॉवरेन से कम्पीट करते हो। तुम्हारी डिवाइन बॉडी चाहे कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सन की पावर को समन करने की टेक्निक ही नहीं है तो तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ बेकार है। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि बेबी बॉय को बस एक नॉर्मल सी ब्लेसिंग ही मिलेगी, और जब उसे सोलर ब्लेसिंग मिल जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद बेबी बॉय कभी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। दूर आसमान के किनारे पर 9 सन्स एक साथ होराइजन से ऊपर उठते हैं। उनकी तेज रोशनी पूरी धरती को अपनी लाल चमक में नहला देती है। अभी सुबह ही हुई थी, फिर भी टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। खेतों
खेतों में उगी सारी फसल मुरझाने लगी, उनमें बची हुई आखिरी नमी तक सूख गई। हिडन क्रिम्सन ड्रैगन एक्टिवेट हो गया। बेबी गर्ल के बॉडी से आग का एक ड्रैगन बाहर निकला जो देखते ही देखते 100 फीट लंबा एक विशाल ड्रैगन बन गया। वो बिजली की रफ्तार से होराइजन की तरफ उड़ गया। उस ड्रैगन की ऑरा इतनी टेरिफाइंग थी कि उसका प्रेशर पूरे आसमान पर छा गया। 1000 माइल्स के दायरे में मौजूद हर बीस्ट उसके सामने झुक गया। सन की पावर हासिल करने के लिए अरोरा ने स्पेशली हिडन क्रिम्सन ड्रैगन टेक्निक को मास्टर किया था। उसका प्राइमोर्डियल अर्थ कोर माइनर कंप्लीशन तक पहुंच चुका था, इसलिए उसके बॉडी में इतनी एनर्जी थी कि वो इस टेक्निक को यूज कर सके। हाँ, अभी वो अपनी असली पावर का 1000वां हिस्सा भी यूज नहीं कर पा रही थी। एशवुड क्लैन के लोग जैसे ही उस फायर ड्रैगन को देखते हैं, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। क्या डिवाइन डॉटर को फायर ड्रैगन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या उसकी बॉडी में ड्रैगन ब्लड फ्लो करता है? वो ड्रैगन तो सीधा सन की पावर की तरफ जा रहा है। उनमें से किसी को भी ये समझ नहीं आता कि अरोरा सिर्फ एक टेक्निक यूज कर रही है। आखिर वो अभी सिर्फ 1 महीने की बेबी है, इसलिए सब लोग बस यही समझते हैं कि शायद ये किसी ड्रैगन गार्डियन का फिनोमिनन है। 9 सन्स कन्वर्जेंस को देखकर वो ड्रैगन खुद ही सन की पावर लेने चला गया। ऐसी चीज बहुत रेयर होती है, लेकिन पहली बार नहीं हुई थी। मैं उस फायर ड्रैगन को देखकर अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लेता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी छोटी बहन इतनी पावरफुल होगी। उसके पास तो फायर ड्रैगन भी है जो उसकी मदद कर रहा है सन की पावर हासिल करने में। लगता है अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मैं अपना सिर झुकाकर गहरी सोच में डूब जाता हूँ कि कैसे इस हारती हुई सिचुएशन को जीत में बदला जाए। अंडरवर्ल्ड में 1000 साल तक चेक इन करने की वजह से मैंने बहुत सी पावरफुल टेक्निक्स हासिल की थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 महीने का बेबी हूँ। मैंने अभी ऑफिशियली कल्टीवेशन भी शुरू नहीं की है, इसलिए उनमें से ज्यादा टेक्निक्स मेरे किसी काम की नहीं थी। मेरी कॉन्शियसनेस सिस्टम स्पेस के अंदर चली जाती है। ये एक अलग ही प्राइवेट वर्ल्ड था, एक सीधी सपाट जमीन जहाँ हर तरह के रेयर हेवनली ट्रेजर्स और मिराक्युलस एलिक्सिर्स बिखरे पड़े थे। इस स्पेस के एक हिस्से में कई जेड टैबलेट्स हवा में तैर रहे थे। उनमें से कुछ की ऑरा इतनी टेरिफाइंग थी कि देखते ही समझ आ जाता कि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। तब मेरी नजर एक काले पत्थर पर पड़ती है जो घने काले धुएं से घिरा हुआ था। ये वही टेक्निक थी जो मुझे हेल के 16th फ्लोर पर चेक इन करने से मिली थी। फील्ड होड डिनोरिंग आर्ट। फील्ड होड डिवाउरिंग आर्ट अपने कैटलिस्ट के लिए ब्लड का यूज करती है और काउंटलेस फील्ड्स की पावर लेकर हेवन और अर्थ तक को डिवावर कर सकती है। इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए डिमोनिक एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ ब्लड पर चलती है और जितनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी उस ब्लड में होगी उतनी ही पावरफुल ये टेक्निक बनेगी। सीधी बात ये थी कि अभी के लिए मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्निक थी, बस यही सही रहेगी। सिस्टम स्पेस के अंदर मेरी प्रोजेक्शन लगभग 20-22 साल के एक यंग आदमी जैसी दिख रही थी, बिल्कुल मेरी पिछली लाइफ वाले बॉडी की तरह। वो प्रोजेक्शन आगे बढ़कर उस काले पत्थर को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और जोर से दबा देती है। एक तेज क्रैक की आवाज के साथ वो पत्थर टुकड़ों में टूट जाता है। काले रंग की एक रोशनी की किरण मेरे माथे के अंदर समा जाती है। अगले ही पल मेरे दिमाग में नई मेमोरीज भरने लगते हैं। उनमें फील्ड होड डिवाउरिंग आर्ट की हर एक डिटेल थी। सिस्टम से मिलने वाली टेक्निक्स का सबसे बड़ा फायदा यही था, बस आइटम को तोड़ दो और टेक्निक तुरंत सीख जाओ। ना सालों की प्रैक्टिस की जरूरत, ना ही समझने में टाइम लगता है। और अब मुझे फील्ड होड डिवाउरिंग आर्ट को यूज करने का पूरा तरीका पता चल चुका था। रियल वर्ल्ड में फायर ड्रैगन आसमान में 9 सन्स की तरह तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। उसकी टेरिफाइंग रोर हजारों माइल्स तक गूंज रही थी और जमीन पर मौजूद हर लिविंग क्रीचर के दिल में डर भर रही थी। ड्रैगन के खुले हुए मुंह से एक जबरदस्त पुलिंग फोर्स निकलती है। तब तक 9 सन्स पूरी तरह आसमान में उग चुके थे। बीच वाला सन सबसे बड़ा था और बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। उसे सोलार सन कहा जाता था। उसके बाई तरफ 4 सन्स और दाई तरफ 4 सन्स थे। सब बीच वाले सोलार सन से थोड़े छोटे और कम चमकदार थे। जैसे ही ड्रैगन की टेरिफाइंग पुलिंग फोर्स एक्टिवेट होती है, बीच वाला सोलार सन और भी ज्यादा चमकने लगता है। पूरी धरती गहरे लाल रंग में रंग जाती है। बाईं तरफ के 4 सन्स के बीच एक लाल रोशनी की बीम बन जाती है जो उन सबको एक साथ जोड़ लेती है। हर सन अपनी फ्लेम पावर छोड़ता है और वो सारी पावर मिलकर बीच वाले सोलार सन में समा जाती है। दाई तरफ के 4 सन्स भी बिल्कुल वही करते हैं। वो भी अपनी सारी फ्लेम पावर बीच वाले सोलार सन में भेज देते हैं। अब 9 सन्स की सारी फ्लेम पावर एक ही जगह इकट्ठी हो चुकी थी। बीच वाला सोलार सन और भी ज्यादा चमकने लगता है। उसकी टेरिफाइंग हीट समुद्र की लहरों की तरह होराइजन से पूरी धरती की तरफ दौड़ पड़ती है। जिस भी चीज को वो हीट छूती वो तुरंत जलकर राख बन जाती। तभी सोलार सन से एक रोशनी की बीम निकलती है और सीधा एशवुड क्लैन की तरफ आ गिरती है। एक फ्लैश के साथ अरोरा प्लेटफॉर्म से हवा में उड़ जाती है। वो बीम उसके बॉडी पर गिरती है और उसे पूरी तरह जलती हुई फ्लेम्स के अंदर छुपा देती है। एशवुड क्लैन के सब मेंबर्स खुशी और हैरानी से भर जाते हैं। सोलार ब्लेसिंग, डिवाइन डॉटर ने वाकई सन की पावर को समन कर लिया। वो फायर ड्रैगन तो कमाल का है, इतनी टेरिफाइंग पुलिंग फोर्स छोड़ दी। अब जब डिवाइन डॉटर को सोलार ब्लेसिंग मिल गई है तो फ्यूचर में उसकी अचीवमेंट्स जरूर डिवाइन सन से भी ऊपर होंगी। किसी भी इंसान के पावरफुल बनने के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, टैलेंट उनमें से सिर्फ एक है। असली फर्क फॉर्चून और अपॉर्चुनिटीज लाती हैं। कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लेकर पैदा होते हैं लेकिन फ्यूचर में उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती, और कुछ लोग एवरेज टैलेंट के साथ पैदा होते हैं लेकिन बाद में उन्हें एक के बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। दोनों में कंपेयर करो तो आखिर में वही दूसरा इंसान ज्यादा पावरफुल बनता है। सोलार ब्लेसिंग डिवाइन डॉटर के लिए इतना बड़ा बूस्ट था कि उसकी टैलेंट की कमी को भी पूरा कर सकता था और डिवाइन सन के साथ का गैप लगभग खत्म कर सकता था। गैरेथ फायर ड्रैगन की टेरिफाइंग प्रेजेंस महसूस करके कांप
कांप उठता है, जैसे एंसेस्ट्रल सॉवरेन से उम्मीद थी। इतना टेरिफाइंग फीट शायद सिर्फ कोई असली सेलेस्टियल ही कर सकता है। एशवुड क्लैन के पास भी कई ऑरा कंसीलिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन फायर ड्रैगन के सामने उनकी कोई औकात नहीं। आखिर एंसेस्ट्रल सॉवरेन डेसोलेट हेवन रेल्म की एक टॉप पावर हाउस है। उसकी कैजुअली यूज की हुई टेक्निक भी उनकी सबसे पावरफुल टेक्निक्स को आसानी से क्रश कर सकती है। एवरलास्टिंग रेल्म में एल्डर एऑन अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए हैरानी से बोलते हैं, लगता है एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने सोलार ब्लेसिंग के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। वो फायर ड्रैगन सच में एक मास्टरपीस है। उसकी एक कैजुअल टेक्निक भी मेरी 8000 साल की जिंदगी की सारी टेक्निक्स को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। गैरेथ बेबी बॉय की तरफ देखता है जो बिल्कुल शांत खड़ा था और हल्की सी अफसोस भरी आवाज में बोलता है, ईथन अभी सिर्फ 1 महीने का हुआ है, भला उसे सन की पावर समन करने वाली टेक्निक कैसे पता होगी। अब उसके लिए सोलार ब्लेसिंग हासिल करना नामुमकिन है। कितनी अफसोस की बात है, 10,000 साल में एक बार मिलने वाला 9 सन्स कन्वर्जेंस सामने था और फिर भी उसे हाथ से जाने देना पड़ रहा है। सच में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो मेरी मदद भी क्या कर सकते थे, ये सब मुझे खुद ही करना था। एल्डर एऑन धीरे से सिर हिलाकर बोलते हैं, चाहे सोलार ब्लेसिंग ना भी मिले, प्राइमोर्डियल सेराफिन बॉडी अपने आप में ही इतनी टेरिफाइंग है कि बस उसे अच्छे से बड़ा करो। कुछ सालों बाद वो जरूर एंसेस्ट्रल सॉवरेन का सबसे मजबूत राइट हैंड बनेगा। जब वो दिन आएगा तो एंसेस्ट्रल सॉवरेन उसकी मेहनत को कभी भी बिना रिवॉर्ड के नहीं जाने देगी। एल्डर एऑन अच्छी तरह जानते थे कि एंसेस्ट्रल सॉवरेन ने 100 लाइफ टाइम्स की रीइंकार्नेशन सिर्फ इसलिए झेली थी ताकि वो पूरी क्रिएशन की सबसे पावरफुल बीइंग बन सके। लेकिन कल्टीवेशन का रास्ता असल में हेवन के खिलाफ लड़ने का रास्ता होता है और ये कभी भी आसान नहीं होता। ऐसे में अगर उसके पास एक पावरफुल एलाय हो तो वो सिर्फ उसकी मदद ही करेगा। गैरेथ हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, ईथन का एंसेस्ट्रल सॉवरेन का छोटा भाई होना ही अपने आप में बहुत बड़ी फॉर्चून है। 100,000 साल की तैयारी के बाद भला ऐसा कौन सा ट्रेजर होगा जो उसके पास ना हो। बस ईथन फ्यूचर में अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर दे, उसके बाद एंसेस्ट्रल सॉवरेन कभी भी उसके साथ कंजूसी नहीं करेगी। सिर्फ उसके हाथ से गिरने वाले ट्रेजर्स ही ईथन की पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होंगे। प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जैसे ही अपनी आंखें खोलता हूँ, तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभ जाती है। मैं तुरंत अपना छोटा सा हाथ आंखों के सामने कर लेता हूँ। मेरी छोटी बहन पहले ही सन की पावर समन कर चुकी है, अब मुझे भी जल्दी कुछ करना होगा। ये रेयर सेलेस्टियल इवेंट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगर इस बार चांस चूक गया तो इस लाइफ में मुझे दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। मेरे फिंगर टिप से पिच ब्लैक ब्लड की एक बूंद बाहर निकलती है। उस काले खून से अजीब सी डार्क लाइट निकल रही थी। ये मेरी एसेंस ब्लड की एक बूंद थी जो ओवरवेलमिंग डेमोनिक एनर्जी से भरी हुई थी। बहुत ही प्रेशियस चीज। अगर मेरी डिवाइन बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक ना पहुंची होती तो मैं कभी भी एसेंस ब्लड यूज करने की हिम्मत नहीं करता। फींड हो डिवारिंग आर्ट। मेरी उंगली पर टिकी वो काली खून की बूंद सीधा आसमान की तरफ उड़ जाती है। एक हिस की आवाज के साथ वो खून घने काले धुएं में बदल जाता है। तभी आसमान में एक गहरी गरज गूंज उठती है। हजारों फीट लंबी एक रिफ्ट आसमान को चीरकर खुल जाती है, जैसे किसी टेरिफाइंग डीमन गॉड ने उसे अपने नंगे हाथों से फाड़ दिया हो। उस रिफ्ट के दूसरी तरफ से ओवरवेलमिंग डेमोनिक एनर्जी बाहर उमड़ने लगती है। एक के बाद एक हजारों फीट ऊंचे डीमन गॉड्स उस रिफ्ट से बाहर निकलने लगते हैं। जब सबकी गिनती की गई तो उनकी टोटल संख्या बिल्कुल 10,000 निकली। उनकी टेरिफाइंग डेमोनिक ऑरा आसमान में उठकर घने काले बादल बना देती है, इतना कि 9 सन्स की रोशनी तक धीमी पड़ जाती है। सब लोग आसमान में खड़े उन डीमन गॉड्स को देखकर घबरा जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आखिर ये सब क्या है? क्या ये भी सन की पावर के लिए आए हैं? ये तो बहुत टेरिफाइंग है। मुझे तो लगता है इनमें से कोई एक छींक भी दे दे तो मैं वहीं मर जाऊंगा। एशवुड क्लैन के कई मेंबर्स डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। कोई भी वहां एक पल और रुकना नहीं चाहता था। उधर अरोरा अभी भी सोलर फायर के अंदर घिरी हुई सन की पावर अब्सॉर्ब कर रही थी। उसके आसपास फैली हुई डेमोनिक एनर्जी का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। सब लोगों को लगा कि अब डीमन गॉड्स एवरलास्टिंग रेल्म पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन 10,000 डीमन गॉड्स ने अटैक करने की जगह कुछ और ही किया। सबके सब हवा में क्रॉस लेगेड बैठ गए। 9th हेवन के ऊपर एक साथ 10,000 डीमन गॉड्स को बैठा देखना ही अपने आप में हैरान कर देने वाला नजारा था। वो इतनी बड़ी संख्या में थे कि पूरा आसमान उनसे ढक गया था। तभी एक जोर की गरज के साथ एक डीमन गॉड ने होराइजन की तरफ से सन की पावर को खींचना शुरू कर दिया। दूसरी गरज हुई और दूसरे डीमन गॉड ने भी वही किया। फिर एक के बाद एक सारे 10,000 डीमन गॉड्स ने अपनी टेरिफाइंग पुलिंग फोर्स रिलीज कर दी। उनकी पावर से लग रहा था जैसे आसमान ही टूट कर गिर जाएगा। आखिरकार होराइजन पर मौजूद 9 सन्स भी इस पुलिंग फोर्स को और बर्दाश्त नहीं कर पाए। बीच वाला सोलर सन पहले से 1000 गुना मोटी एक रोशनी की बीम छोड़ता है जो सीधा एशवुड क्लैन की तरफ आती है। इस बार बाकी के 8 सन्स उसके साथ मर्ज नहीं होते, बल्कि हर एक सन अपनी अलग बीम एशवुड क्लैन की तरफ भेजता है। हर बीम अरोरा को मिली बीम से 100 गुना ज्यादा मोटी थी। एक फ्लैश के साथ मैं हवा में उड़ जाता हूँ। अगले ही पल 9 सन्स की सारी 9 बीम्स एक साथ मेरे बॉडी पर गिरती है। चारों तरफ सिर्फ गोल्डन लाइट ही गोल्डन लाइट फैल जाती है। उस गोल्डन लाइट के अंदर सोलर फायर की अल्टीमेट कॉन्सेंट्रेशन थी। उसकी पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि उसने आसमान में बैठे 10,000 डीमन गॉड्स को तुरंत उड़ा दिया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन 10,000 डीमन गॉड्स का काम पहले ही पूरा हो चुका था। उन्होंने सक्सेसफुली सन की पावर को नीचे खींच लिया था। नॉर्मली डीमन गॉड्स खुद सन की पावर अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। उनका असली काम सिर्फ इतना था कि वो उस पावर को हेवन से खींचकर मेरे बॉडी तक ब्लेसिंग के रूप में पहुंचा दे। 9 सन्स की कंबाइंड लाइट इतनी तेज थी कि एशवुड क्लैन के हर मेंबर को दोनों हाथों से अपनी आंखें ढकने पर मजबूर होना पड़ा। जो लोग एक पल भी
देर से रिएक्ट करते हैं और बस एक झलक के लिए भी उन बीम्स की मिलने वाली जगह को देख लेते हैं, उनकी आंखों से खून बहने लगता है। सिर्फ वही लोग उस रोशनी को देख पा रहे थे जिनके पास बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी थी और जो उससे अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। गैरेथ आसमान की तरफ देखते ही बिल्कुल सन्न रह जाता है। उसका मुंह इतना खुल जाता है कि उसमें पूरा एक इंसान आ जाए। हे भगवान! ये देखकर हमेशा शांत और कंपोज्ड रहने वाला गैरेथ भी अपने मुंह से गाली निकाल देता है। ईथन के लिए 10,000 डीमन गॉड्स ने मिलकर सन की पावर समन की है। ये तो हद से ज्यादा टेरिफाइंग है। जो कुछ उसने अभी देखा था वो सच में हैरान कर देने वाला था। हजारों फीट ऊंचे 10,000 डीमन गॉड प्रोजेक्शंस एक ही टेक्निक को परफेक्ट सिंक में यूज कर रहे थे और आसमान के किनारे से 9 सन्स की पावर को खींच रहे थे। उनकी टेरिफाइंग पुलिंग फोर्स से लग रहा था जैसे पूरा हेवन ही टूट कर गिर जाएगा। अगर सन की पावर समन करने का तरीका ये है तो शायद ये पूरे एवरलास्टिंग रेल्म की पावर को भी एक साथ नीचे खींच सकता है। इसके सामने कोई कंपीट कैसे करेगा? ईथन के पीछे जरूर काउंटलेस फींड्स का प्रोटेक्शन है। गैरेथ को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इतने सारे फींड्स आए कहां से, इसलिए उसके पास बस यही एक एक्सप्लेनेशन बचता है और उसके हिसाब से सिर्फ यही बात समझ में आती थी। एल्डर एओन का पूरा शरीर कांप रहा था। उनके सफेद बाल हवा में जोर जोर से लहरा रहे थे। 9 सन्स कन्वर्जेंस ब्लेसिंग के भी कई लेवल्स होते हैं और उनके बीच का फर्क आसमान जमीन जैसा होता है। जो ब्लेसिंग अरोरा को मिली थी उसे सोलर ब्लेसिंग कहते हैं। उसमें बीच वाला सोलर सन लीड करता है और बाकी के 8 सन्स उसकी हेल्प करते हुए अपनी फ्लेम पावर उसमें भेजते हैं। सिर्फ इतनी सी ब्लेसिंग ही इतनी पावरफुल होती है कि उसे एब्जॉर्ब करने के लिए भी बहुत पावरफुल टेक्निक और इक्वली पावरफुल बॉडी चाहिए होती है। कहते हैं कि पूरी हिस्ट्री में 9 सन्स कन्वर्जेंस सिर्फ 5 बार हुआ है और उस काउंट में ये करंट इवेंट भी शामिल है। इतने लंबे समय में सिर्फ 5 लोग ही सोलर ब्लेसिंग हासिल कर पाए हैं। सोच सकते हो ये कितनी रेयर चीज है। और 9 फोल्ड सोलर ब्लेसिंग, उसमें सारे 9 सन्स एक साथ अपनी सोलर फायर रिलीज करते हैं और मिलकर ब्लेसिंग देते हैं। ये नॉर्मल सोलर ब्लेसिंग से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन पूरी हिस्ट्री में 9 फोल्ड सोलर ब्लेसिंग सिर्फ लेजेंड्स में ही सुनने को मिली थी। आज तक किसी के भी इसे हासिल करने का रिकॉर्ड नहीं था और आज मैंने वही कर दिखाया। प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी की टेरिफाइंग पावर और 10,000 फींड्स के साथ मिलकर सन की पावर समन करने की वजह से आखिरकार 9 फोल्ड सोलर ब्लेसिंग रियलिटी बन गई। एल्डर एओन ने भी इसके बारे में सिर्फ कुछ पुराने एंशिएंट टेक्स्ट्स के टुकड़ों में ही पढ़ा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में वो 9 फोल्ड सोलर ब्लेसिंग को अपनी आंखों से देखेंगे। गैरेथ के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है, कहीं एंसेस्ट्रल सॉवरेन गलती से गलत बॉडी में तो पैदा नहीं हो गई। अगर ये बेबी बॉय ही असल में एंसेस्ट्रल सॉवरेन होता तो सब कुछ बिल्कुल समझ में आ जाता। फिर चाहे उसकी पावर कितनी भी टेरिफाइंग होती, कोई भी उस पर शक नहीं करता, सब बिना सोचे मान लेते। लेकिन एंसेस्ट्रल सॉवरेन तो बेबी बॉय नहीं बल्कि बेबी गर्ल है। उसने 10,000 साल तक तैयारी की और फिर भी एक न्यूबॉर्न बेबी बॉय का मुकाबला नहीं कर पाई, और वो भी थोड़े से नहीं, बहुत बड़े डिफरेंस से। सिर्फ ये बात ही एंसेस्ट्रल सॉवरेन को गुस्से से पागल कर देने के लिए काफी थी और वैसा ही हुआ। आसमान में सन की पावर एब्जॉर्ब कर रही बेबी गर्ल अचानक अपने बॉडी का कंट्रोल खो देती है और सीधा नीचे गिरने लगती है। गिरते वक्त उसके मुंह के कोने से गहरे लाल रंग का खून बाहर निकलता है। गैरेथ तुरंत हवा में उछलता है और बेबी गर्ल को अपनी बाहों में संभाल लेता है। एंसेस्ट्रल सॉवरेन, आप ठीक हैं? घबराहट में उसके मुंह से बिना सोचे एंसेस्ट्रल सॉवरेन शब्द निकल जाता है। अच्छी बात ये थी कि वो लोग बहुत ऊंचाई पर थे और उसकी आवाज इतनी तेज नहीं थी कि नीचे खड़े क्लैन मेंबर्स सुन पाते। जैसे ही अरोरा ये शब्द सुनती है उसका छोटा सा चेहरा कभी लाल पड़ता है कभी सफेद। इस वक्त एंसेस्ट्रल सॉवरेन का टाइटल उसके लिए सिर्फ एक इंसल्ट जैसा लग रहा था। काश कोई उसके सामने ये नाम न ले। जितनी बार ये शब्द सुनाई देता उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता। ये सॉवरेन जिसने 100 लाइफ टाइम्स और 100,000 साल तैयारी की, वो एक न्यूबॉर्न बेबी बॉय से भी आगे नहीं निकल पाई। सब कुछ बिल्कुल बेकार हो गया। 9 फोल्ड सोलर ब्लेसिंग का वो नजारा देखकर जो पूरी इटर्निटी में कभी किसी ने नहीं देखा था, उसका मन पूरी तरह हिल गया। उसका कंट्रोल लगभग टूट ही गया था। मुश्किल से खुद को संभालते हुए उसने सन की पावर अब्सॉर्ब करना कंप्लीट किया, लेकिन इस प्रोसेस में वो बुरी तरह इंजर्ड हो गई। गुस्से से उबलते हुए उसके मुंह से एक और खून का फव्वारा निकल गया। एम्प्रेस की आंखें पलट गईं और वो सिर्फ गुस्से की वजह से बेहोश हो गई। गैरेथ बेचारी सी सांस लेकर धीरे से सर हिलाता है। क्या ही बुरा टाइमिंग था। अगर ऑरोरा थोड़ी देर बाद पैदा होती तो शायद उसे इस छोटे मॉन्स्टर का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर सोचता हूँ अगर वो कुछ साल बाद भी पैदा होती तब भी उसके पास इसे जीतने का कोई चांस नहीं होता। फिर भी मेरा बेटा वाकई कमाल का है। उसमें एक असली सॉवरेन वाली प्रेजेंस है, इस बात में कोई शक नहीं। आसमान में एक जलती हुई रोशनी का गोला मुझे पूरी तरह घेर लेता है। सन की पावर मेरे बॉडी के 36,000 पोर्स से अंदर घुसकर मेरी पूरी बॉडी में फैल जाती है। सोलर फायर मेरी बॉडी के हर एक सेल को जलाकर सफेद तपते लोहे की तरह गर्म कर देती है। अगर कोई नॉर्मल इंसान इतनी सोलर फायर को झेलता तो वो तुरंत जलकर राख बन जाता। मेरी बहन भी, जिसका प्राइमोर्डियल अर्थ कोर माइनर कंप्लीशन तक पहुंच चुका था, इतनी टेरिफाइंग सोलर फायर को अब्सॉर्ब नहीं कर पाई। लेकिन मेरी प्राइमोर्डियल सेरेफिक बॉडी ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है। मेरा फिजिकल बॉडी इतना टेरिफाइंगली टफ है कि इतनी सोलर फायर अब्सॉर्ब करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सोलर फायर लगातार मेरे बॉडी के अंदर घुस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक जलती हुई भट्टी के अंदर फंसा हूं जो हर पल और ज्यादा गर्म होती जा रही हो। प्राइमोर्डियल सेरेफिक बॉडी होने के बाद भी ये प्रोसेस इतना पेनफुल था कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन मैं कौन हूँ? मेरी विल पावर किसी आम
आम इंसान से कंपेयर ही नहीं की जा सकती। अगर मैं अंडरवर्ल्ड में लगातार 1000 साल तक बिना कंप्लेन किए झाड़ू लगा सकता हूँ तो दुनिया में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं। चाहे मेरा बॉडी कितना भी दर्द सह रहा हो, मैं अपने दांत भींचकर एक हल्की सी आह तक नहीं निकालता। और ज्यादा सोलर फायर मेरे बॉडी में घुसकर उसे बार बार टेम्पर करती रही और उसे एक नए ही टेरिफाइंग लेवल तक पहुंचाती रही। मेरा बॉडी लाल तपते लोहे की तरह चमकने लगा। मेरा हर सेल, मेरा हर ऑर्गन अपनी लिमिट तक टेम्पर हो चुका था। लगभग 1 घंटे बाद मेरे बॉडी के आसपास बनी रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मैं अपनी बाई हथेली को देखता हूँ, वहाँ एक छोटी सी गोल्डन फ्लेम जल उठी है। जैसे ही मैं उस फ्लेम की ऑरा महसूस करता हूँ, मेरा दिल खुशी से उछल पड़ता है। ये 9 फोल्ड सोलर फ्लेम है। सिर्फ 1 महीने की एज में ही मेरे पास एक इमॉर्टल फ्लेम की पावर आ गई। ये तो हद से ज्यादा पावरफुल है। ऑरोरा सोलर ब्लेसिंग इसलिए चाहती थी ताकि उसे सोलर एम्बर मिल सके, लेकिन सोलर एम्बर सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी होती है। उसे बहुत सालों तक धीरे धीरे फ्लेम पावर से नर्चर करना पड़ता है, तब जाकर वो एक असली इमॉर्टल फ्लेम बनती है। लेकिन 9 फोल्ड सोलर ब्लेसिंग सिर्फ डिवाइन बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, ये सीधा एक कंप्लीट इमॉर्टल फ्लेम दे देती है। 9 फोल्ड सोलर फ्लेम जो 9 सन्स की कंबाइंड पावर से बनी है, नॉर्मल सोलर फ्लेम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। इमॉर्टल फ्लेम दुनिया की किसी भी चीज को जलाकर खत्म कर सकती है। ये फ्यूचर में मेरा सबसे डेंजरस ट्रम्प कार्ड बनने वाली है। जो भी बेवकूफ मेरे खिलाफ खड़ा होगा, उस पर बस ये फ्लेम फेंकनी होगी और कहानी वहीं खत्म। इस मंथ ब्लेसिंग सेरेमनी में मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड 9 फोल्ड सोलर फ्लेम थी, और उसके बाद सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सोलर फायर ने मेरी डिवाइन बॉडी को टेम्पर करके उसे एक अनबिलीवेबल लेवल तक स्ट्रॉन्ग बना दिया। ये एडवांटेज मेरी कल्टीवेशन को आने वाले कई सालों तक बहुत आगे ले जाएगा। जैसे ही 9 सन्स कन्वर्जेंस अपनी पीक पर पहुंचता है, कुछ ही देर बाद बाकी के 8 छोटे सन्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और सन की पूरी पावर अब्सॉर्ब करने के बाद मैं धीरे से वापस सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म पर उतर आता हूँ। एशवुड क्लैन के सारे मेंबर्स एक साथ अपने हाथ हवा में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, डिवाइन सन, डिवाइन सन, डिवाइन सन। एक बार फिर उन्होंने डिवाइन सन की ओवरवेलमिंग पावर अपनी आंखों से देख ली थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि फ्यूचर में डिवाइन सन जरूर पूरी क्रिएशन का सबसे पावरफुल इंसान बनेगा और एशवुड क्लैन को एक नए गोल्डन एज में ले जाएगा। 3 साल बाद एक बड़े और खुले कोर्टयार्ड में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हर तरफ अलग अलग फ्लावर्स की खुशबू फैली हुई थी। कुछ रेनबो कलर्स वाले बटरफ्लाइज उन फूलों के बीच आराम से उड़ रहे थे। बैम्बू पवेलियन के पास 2 छोटे बच्चे साथ खड़े थे। छोटे लड़के की बड़ी बड़ी आंखें और हैंडसम सा चेहरा था। उसे देखकर ही समझ आ जाता था कि बड़ा होकर वो एक बहुत ही हैंडसम यंग मैन बनेगा। मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, अच्छा लग रहा है ना? छोटी लड़की की स्किन बिल्कुल सफेद और मुलायम थी। उसका गोल मटोल चेहरा उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहा था। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। एक ग्रे बटरफ्लाई आकर आराम से मेरी हथेली पर बैठ जाती है। देखो सिस, इस बटरफ्लाई के विंग्स का पैटर्न देखा? बिल्कुल बुने हुए फ्लैक्स थ्रेड जैसा लग रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है फ्लैक्स विंग। मैं बटरफ्लाई को अपनी बहन के पास ले जाता हूँ, लेकिन ऑरोरा सीधा मेरा हाथ हटा देती है। कितना बोरिंग है। अचानक हाथ हिलने से बटरफ्लाई तुरंत उड़ जाती है। मैं बिल्कुल चुप रह जाता हूँ। अरे क्या छोटी लड़कियों को बटरफ्लाइज और फ्लावर्स पसंद नहीं होते? मेरी बहन ही इतनी अलग क्यों है? इतनी छोटी एज में ही इसे सिर्फ सोर्ड्स और नाइव्स में इंटरेस्ट है। इससे फ्यूचर में शादी कौन करेगा? ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो चुके थे। आराम से भाग सकते थे, जंप कर सकते थे, कभी कभी तो छत पर चढ़कर टाइल्स तक तोड़ देते थे। अब उनकी ऑफिशियल कल्टीवेशन ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड था। मैं देखना चाहता था कि प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी के साथ कल्टीवेशन की स्पीड आखिर कितनी टेरिफाइंग होती है। तभी कोर्टयार्ड में गैरेथ के कदमों की आवाज गूंजती है। मैं सिर उठाकर उस मजबूत कंधों वाले मिडिल एज्ड आदमी की तरफ देखता हूँ। गैरेथ दोनों बच्चों के पास बैठ जाता है। अभी कल्टीवेशन नहीं बच्चों, सबसे पहले तुम दोनों को एक जगह ले चलना है। मैं पूछता हूँ, डैड हम कहाँ जा रहे हैं? हमने तो आज कल्टीवेशन शुरू करने का प्रॉमिस किया था। गैरेथ मुस्कुराकर बोलता है, कल्टीवेशन थोड़ी देर बाद भी हो जाएगी, इस वक्त उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। वो प्यार से मेरे बालों को सहला देता है। अब दोनों बच्चे काफी टाइम से क्लियरली बात करने लगे थे और अपनी एज के हिसाब से बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ऑरोरा का स्मार्ट होना तो सबको नॉर्मल लगता था, आखिर उसने 100,000 साल जिए थे, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस ने सबको सच में सरप्राइज कर दिया था। इसलिए सबने मान लिया कि मेरी शार्प माइंड का रीजन प्राइमोर्डियल सेरेफी बॉडी ही है। आखिर इतनी पावरफुल डिवाइन बॉडी वाले बच्चे का थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होना कोई बड़ी बात नहीं थी। एशवुड क्लैन का एस्टेट इतना बड़ा था कि वो पूरे एक शहर के बराबर लगता था। उसके पीछे 1000 एकर्स में फैला हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड था और उसके पास एक 100 फुट ऊंचा स्टोन टैबलेट खड़ा था। उस स्टोन टैबलेट के सबसे ऊपर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, प्राइमोर्डियल बॉडी रैंकिंग। गैरेथ एक हाथ में एक बच्चा उठाए उस टैबलेट के पास पहुंचता है। अब तुम दोनों इस टैबलेट को टच करो और देखो क्या तुम प्राइमोर्डियल रैंकिंग में अपनी जगह बना सकते हो। कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक लेजेंडरी रैंकिंग होती है जिसे प्राइमोर्डियल बॉडी रैंकिंग कहते हैं। ये रैंकिंग डिवाइन बॉडीज, उनकी रॉ डिवाइन स्ट्रेंथ और कई दूसरी क्वालिटीज को जज करती है। जो भी इस रैंकिंग में अपनी जगह बना लेता है उसे एक हेवन डिफाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अगर उस अपॉर्चुनिटी का सही यूज किया जाए तो वो सीधा दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में शामिल हो सकता है। लेकिन इस रैंकिंग को चैलेंज करने के लिए एक कंडीशन भी थी। कैंडिडेट का एक मिनिमम एज तक पहुंचना जरूरी था। वैसे प्राइमोर्डियल रैंकिंग सिर्फ एक नहीं, कई अलग अलग टाइप्स की होती हैं, और जो स्टोन टैबलेट उनके सामने था वो स्पेशली डिवाइन बॉडीज की रैंकिंग के लिए था। मेरी और ऑरोरा की डिवाइन बॉडीज को देखते हुए इस रैंकिंग पर चढ़ना तो बहुत आसान होना चाहिए था। अब तक सिर्फ हमारी एज ही
हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। दूर से ही मेरी नजर उस स्टोन टैबलेट पर पड़ गई थी और तुरंत मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मेरी प्राइमोडियल सेराफिम बॉडी के साथ डिवाइन बॉडी रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस तो पक्का मेरा ही होगा। डिवाइन बॉडी रैंकिंग किसी एक चीज को देखकर डिसाइड नहीं होती, ये इंसान की सारी एबिलिटीज को एक साथ कैलकुलेट करती है। जैसे ऑरोरा को ही देख लो, उसके पास प्राइमोडियल अर्थ कोर और सॉवरेन अर्थ बोन दोनों है। जब टैबलेट उसकी इवैल्यूएशन करेगा तो दोनों ट्रेजर्स को साथ में कैलकुलेट करके उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ जज करेगा। किसी के पास जितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स होंगे उसके लिए प्राइमोडियल रैंकिंग में जगह बनाना उतना ही आसान होगा। मैं अपनी गर्दन ऊपर उठाकर स्टोन टैबलेट के नीचे लिखे छोटे लेटर्स पढ़ने लगता हूँ। डिवाइन बॉडी रैंकिंग, रैंक 1 फेनरेयर एम्बरलीफ डेजोलेट सेक्रेड बॉडी सुप्रीम, रैंक 2 कॉरिन वॉस सेक्रेड बॉडी डाओ एम्ब्रियो, रैंक 3 रेलिन कॉर्विन सॉवरेन सोड बोन, रैंक 4। ये रैंकिंग सिर्फ दुनिया के सबसे पावरफुल 100 लोगों को ही रिकॉर्ड करती है। जब भी कोई नया इंसान डिवाइन बॉडी रैंकिंग में एंट्री लेता है तब जो पहले 100th रैंक पर होता है वो ऑटोमेटिकली लिस्ट से बाहर हो जाता है और हर रैंक्ड इंसान सिर्फ 10,000 साल तक ही रैंकिंग में रह सकता है। उसके बाद उसका नाम ऑटोमेटिकली हटा दिया जाता है। फेनरेयर एम्बरलीफ का नाम देखते ही मुझे अपनी पिछली लाइफ की याद आ गई। मैं उससे पहले भी मिल चुका था। प्राइमोडियल बॉडी रैंकिंग सिर्फ एशवुड क्लैन के पास नहीं थी। ऐसे टैबलेट्स पूरे रेल्म्स में मौजूद है। ये सिर्फ एवरलास्टिंग रेल्म के कल्टिवेटर्स को रिकॉर्ड नहीं करती, ये पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड के हर प्रैक्टिशनर को रिकॉर्ड करती है। ट्रिलियंस और ट्रिलियंस लोग सिर्फ उन 100 पोजीशंस के लिए कम्पीट करते हैं और जो रैंक 1 पर पहुंचता है वो उन ट्रिलियंस लोगों में सबसे पावरफुल माना जाता है और सिर्फ रैंकिंग में जगह बना लेने पर ही प्राइमोडियल सैंक्टम में जाने का चांस मिलता है। प्राइमोडियल सैंक्टम एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह है जहां काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं। अंडरवर्ल्ड में चेक इन करते वक्त मुझे कई एंशिएंट टेक्स्ट्स मिले थे। उनमें से कुछ में प्राइमोडियल सैंक्टम के बारे में भी लिखा था। लेजेंड्स के मुताबिक ये कभी पुराने जमाने के गॉड्स का घर हुआ करता था और उन्होंने अपने पीछे काउंटलेस डिवाइन ट्रेजर्स छोड़ दिए थे। अगर किसी को वहां एक भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो अकेले ही 3 रेल्म्स को कॉन्कर कर सकता है। यहाँ 3 रेल्म्स का मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड, सेलेस्टियल रेल्म और डीमन रेल्म से है। सिर्फ कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर ही 3000 माइनर रेल्म्स हैं और ये सब मिलकर एक ही कल्टिवेशन वर्ल्ड कहलाते हैं। मैं प्राइमोडियल बॉडी टैबलेट के बेस की तरफ देखता हूँ और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये टैबलेट तो करोड़ों सालों से यहाँ है, फिर इसमें फॉर्च्यून क्यों नहीं जमा हुई? जब से मुझे सिस्टम मिला है तब से मैं एक स्पेशल एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ जिसे फॉर्च्यून कहते हैं और जितनी ज्यादा फॉर्च्यून होती है चेक इन से मिलने वाले रिवॉर्ड्स उतने ही बेटर होते हैं। नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पुराना होता है उसमें उतनी ही ज्यादा फॉर्च्यून जमा हो जाती है, लेकिन इस टैबलेट में तो बिल्कुल भी फॉर्च्यून नहीं थी, या फिर जो फॉर्च्यून इसने जमा की है वो यहाँ नहीं बल्कि प्राइमोडियल सैंक्टम के अंदर स्टोर है। अगर ऐसा है तो इतनी पुरानी प्राइमोडियल सैंक्टम मेरे चेक इन सिस्टम के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा प्लान था कि सबसे पहले मैं ही अपनी डिवाइन बॉडी टेस्ट करूंगा, लेकिन ये देखते ही ऑरोरा घबरा जाती है। वो तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देती। मैं बड़ी बहन हूँ, पहले मैं जाऊंगी। मैं भवे उठाकर बोलता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम वैसे भी हारने वाली हो, सेकंड प्लेस तो तुम्हारी ही है। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। मेरी प्राइमोडियल सेराफिम बॉडी ऑरोरा के दोनों ट्रेजर्स से इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उनका कंपेयर करना भी बेकार है। दोनों एक ही लेवल के नहीं है। तुम? ऑरोरा गुस्से में दांत भींच लेती है। मैं सबसे पहले टॉप रैंक पर बैठना चाहती हूँ। जब कोई कल्टिवेटर पहली बार प्राइमोडियल बॉडी रैंकिंग में जगह बनाता है तो उसे एक रिवॉर्ड मिलता है जिसे प्राइमोडियल फॉन्ट कहते हैं और उस रिवॉर्ड की वैल्यू पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी पहली बार एंट्री के वक्त उसकी रैंक क्या थी। फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड सेकंड प्लेस से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर मैं पहले टेस्ट करूंगा तो फर्स्ट प्लेस पक्का मेरा होगा, फिर चाहे ऑरोरा कितनी भी कोशिश कर ले वो मुझे हरा नहीं सकती। उसे सेकंड प्लेस से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑरोरा पहले टेस्ट करे तो अपने प्राइमोडियल अर्थ कोर की वजह से वो आसानी से फर्स्ट प्लेस ले लेगी, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो फर्स्ट प्लेस पर बैठकर फर्स्ट प्लेस वाला प्राइमोडियल फॉन्ट हासिल कर लेगी। उसके बाद जब मैं टेस्ट करूंगा तो मैं उसे हटाकर खुद फर्स्ट प्लेस ले लूंगा और अपना फर्स्ट प्लेस प्राइमोडियल फॉन्ट भी हासिल कर लूंगा। इस तरह हम दोनों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी ऑरोरा का असली टारगेट तो प्राइमोडियल सैंक्टम के अंदर छुपी फॉर्च्यून है और वहां सेफली एंटर करने का हक सिर्फ टॉप रैंक वाले को मिलता है। इसीलिए वो चाहती थी कि वो मुझसे पहले टेस्ट करे। बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, पहले मैं जाऊंगा। मैं सीधा टैबलेट की तरफ चल पड़ता हूँ। ऑरोरा जोर से मेरा हाथ खींचती है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि मेरी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा है। मेरे एक फिंगर की ताकत के सामने शायद 9 बैल भी कुछ ना कर पाए। वो जमीन पर घिसटती हुई मेरे पीछे खींची चली जाती है। इमॉर्टल डियर लेग मेरे पास एक है। अब अगर तुम मुझे पहले जाने दोगे तो मैं वो तुम्हें दे दूंगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसे अपने इरिटेटिंग छोटे भाई को रिश्वत देनी पड़ी। जैसे ही मैं इमॉर्टल डियर लेग का नाम सुनता हूँ मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं। इमॉर्टल डियर एवरलास्टिंग रेल्म में बहुत ही रेयर होते हैं, बिल्कुल फीनिक्स और ड्रैगन की तरह, और उनका मीट इतना टेंडर और जूसी होता है कि उसके टेस्ट का कोई मुकाबला ही नहीं। अपने तीसरे बर्थडे पर मुझे एक बार इमॉर्टल डियर लेग का छोटा सा पीस खाने को मिला था, तब से उसका टेस्ट मेरे दिमाग से निकला ही नहीं। अब जब मेरी बहन बोल रही थी कि उसके पास एक इमॉर्टल डियर लेग है तो मेरे मुंह में पानी आ गया। सच में, बिल्कुल सच। ऑरोरा अपनी कमर पर लटके स्टोरेज पाउच में हाथ डालती है और अगले ही पल लगभग 30 फुट लंबी एक ताजा डियर लेग जमीन पर गिरती है। मैं उस डियर लेग को देखते
देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। उसे देखकर मेरा पूरा डिटर्मिनेशन टूट जाता है। इतनी बड़ी इमॉर्टल डियर तुम्हें मिली कहाँ से? इमॉर्टल डियर वैसे ही बहुत रेयर होते हैं और 30 फुट लंबी एक डियर लेग का मतलब है कि वो डियर हजारों साल तक कल्टीवेट कर चुका था। एक असली एल्डर बीस्ट। इतने पावरफुल इमॉर्टल डियर का शिकार करना लगभग नामुमकिन होता है। उसके मीट में बहुत ही डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। उसे खाने से बॉडी को बहुत फायदा होता है और कल्टीवेशन में भी हेल्प मिलती है। अगर कोई नॉर्मल इंसान सिर्फ एक बाइट भी खा ले तो उसकी लाइफ कई साल बढ़ सकती है और अगर वो लगातार खाता रहे तो उसका बॉडी धीरे धीरे कल्टीवेट करने लायक भी बन सकता है। डैड ने ही दिया था मुझे। ऑरोरा पीछे खड़े मिडिल एज्ड गैरेथ की तरफ देखकर बोलती है। मैं हल्का सा सिर हिला देता हूँ। ठीक है, इस डियर लेग के लिए मैं तुम्हें पहले टेस्ट करने दूंगा। मेरे लिए पहले या बाद में टेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में फर्स्ट प्लेस तो मैं ही लेने वाला हूँ। चलो मेरी बहन को भी थोड़ी देर के लिए फर्स्ट प्लेस एंजॉय करने देते हैं। डील। मैं अपने छोटे से हाथ से डियर लेग को छूता हूँ और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता हूँ। ये स्टोरेज रिंग मुझे गैरेथ ने गिफ्ट की थी। इसके अंदर इतनी जगह थी कि उसमें 100 फुट ऊंचा पहाड़ भी आसानी से आ सकता था। एशवुड क्लैन जैसा बड़ा परिवार ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकता था। ऑरोरा चैन की सांस लेती है। पिछले 3 सालों में वो मेरी ईटिंग कैपेसिटी अच्छी तरह समझ चुकी थी। मैं हर मील में बहुत ज्यादा खाता था और अगर मेरे सामने टेस्टी फूड आ जाए तो फिर मुझे उससे दूर करना नामुमकिन था। इमॉर्टल डियर लेग बहुत प्रेशियस जरूर थी, लेकिन प्राइमोर्डियल बॉडी रैंकिंग का फर्स्ट प्लेस पाने के बदले उसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। चाहे कुछ देर के लिए ही सही। फर्स्ट प्लेस पर बैठते ही पूरा फर्स्ट प्लेस रिवॉर्ड परमानेंटली मिल जाता था। इसमें उसका कोई नुकसान नहीं था। ऑरोरा प्राइमोर्डियल टैबलेट की तरफ चल पड़ती है। मैं गैरेथ के पास जाकर हल्का सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखता हूँ। डैड, मुझे भी इमॉर्टल डियर मीट खाना है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि एशवुड क्लैन इमॉर्टल डियर मीट भी ला सकता है। अगर ये डेजर्ट हेवन रेल्म से मंगवाया गया होता तो उसका खर्चा उसकी असली कीमत से भी कहीं ज्यादा होता। ईथन जैसे ही गैरेथ ये बात सुनता है उसका दिमाग घूमने लगता है। सच तो ये था कि उसने कभी भी वो इमॉर्टल डियर लेग ऑरोरा को दी ही नहीं थी। वो डियर लेग तो ऑरोरा के अपने प्राइमोर्डियल कॉस्मोस टावर से आई थी और वो टावर इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था कि सीधा उसकी सोल के साथ फ्यूज हो चुका था। प्राइमोर्डियल कॉस्मोस टावर उसके साथ उसकी हर रीइंकार्नेशन में रहता था। चाहे वो कितनी भी बार जन्म ले, वो कभी उससे अलग नहीं होता और हर लाइफ में जो भी ट्रेजर्स वो जमा करती थी वो सब उसमें लगातार बढ़ते ही रहते थे। जब भी ऑरोरा कोई ट्रेजर बाहर निकालती, सबके सामने हमेशा यही कहती कि ये एशवुड क्लैन का ट्रेजर है, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन इस वजह से गैरेथ बुरी तरह फंस जाता था। ईथन, मैं तुम्हारे लिए भी जरूर फ्रेश इमॉर्टल डियर मीट लाऊंगा। बाहर से देखने पर मुझे ऑरोरा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, लेकिन चुपके से मैं तुम्हें भी बहुत सारी अच्छी चीजें दूंगा। मैं सिर हिलाकर बोलता हूँ, ठीक है। आखिर वो मुझे ये सब समझाता भी कैसे? वो ये तो नहीं कह सकता था कि तुम्हारी बहन ही रीइंकार्नेटेड एंसेस्ट्रल सॉवरेन है और टेक्निकली एशवुड क्लैन की हर एक चीज उसी की है। पिछले 3 सालों में वो चुपचाप एंसेस्ट्रल सॉवरेन के प्राइवेट वॉल्ट से न जाने कितने नरिशिंग ट्रेजर्स निकालकर मुझे दे चुका था। मैं बस सिर हिला देता हूँ। ठीक है। प्राइमोर्डियल टैबलेट ट्रेनिंग ग्राउंड के बिल्कुल पास रखा हुआ था, जहाँ एशवुड क्लैन के कई यंग मेंबर्स कल्टीवेशन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने क्लैन लीडर को डिवाइन सन और डिवाइन डॉटर के साथ आते देखा, सबको तुरंत समझ आ गया कि क्या होने वाला है। अगले ही पल सब लोग देखने के लिए दौड़ पड़े। इतनी भीड़ लग गई कि 3-3 लेयर्स में लोग खड़े हो गए और बीच से निकलना नामुमकिन हो गया। अरे देखो, डिवाइन सन और डिवाइन डॉटर अपनी डिवाइन बॉडी टेस्ट करने वाले हैं। मैं तो इंतजार ही नहीं कर सकता उन्हें रैंकिंग पर चढ़ते देखने का। इसमें गेस करने जैसी क्या बात है? फर्स्ट प्लेस तो डिवाइन सन ही लेगा। आखिर हमारे एशवुड क्लैन का कोई मेंबर पहली बार प्राइमोर्डियल रैंकिंग के टॉप पर पहुंचने वाला है। पता नहीं दोनों को किस लेवल का प्राइमोर्डियल फॉन्ट मिलेगा। बिल्कुल सही, प्राइमोर्डियल रैंकिंग में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। तुम ट्रिलियंस और ट्रिलियंस लोगों से कम्पीट करते हो। हमारा एशवुड क्लैन चाहे 100,000 साल पुराना एंशिएंट ब्लड लाइन ही क्यों न हो, फिर भी हमारे सिर्फ कुछ ही मेंबर्स कभी इस रैंकिंग में जगह बना पाए हैं। 100,000 साल सुनने में बहुत लगते हैं, लेकिन जिस रैंकिंग का हिस्ट्री करोड़ों सालों का हो, उसके सामने ये बस एक पल के बराबर है। ऑरोरा धीरे से प्राइमोर्डियल टैबलेट के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ के आसपास हल्की सी रोशनी चमकने लगती है। वो अपना हाथ स्टोन टैबलेट के बेस पर रख देती है। टैबलेट तुरंत उसकी प्रेजेंस महसूस कर लेता है और गहरी गूंजती हुई आवाज के साथ कांपने लगता है। उस स्टोन टैबलेट से टेरिफाइंग एनर्जी की लहरों का सिलसिला आसमान की तरफ उठने लगता है। अगले ही पल आसमान में एक मिस्टीरियस विजन बन जाता है। उस विजन के अंदर अनंत प्राइमोर्डियल वायलेट रेडियंस फैली हुई थी और उसके बीच एक बॉडी खड़ी थी जो इतनी टेरिफाइंग ऑरा छोड़ रही थी कि उसे महसूस करके ही लोगों की सांसें रुक जाएं। उस बॉडी के पास एक गोल्डन लाइट से चमकती हुई बोन तैर रही थी। उस बोन पर अजीब और समझ से बाहर सिंबल्स लिखे हुए थे। सिर्फ एक नजर उस बोन पर डालना ही काफी था किसी भी नॉर्मल इंसान को ये महसूस कराने के लिए कि उसमें पूरी दुनिया को खत्म कर देने वाली पावर छुपी है। एशवुड क्लैन के सब मेंबर्स गर्दन उठाकर उस विजन को देखने लगते हैं। हे भगवान, प्राइमोर्डियल वायलेट रेडियंस के अंदर पली हुई डिवाइन बॉडी ये कितनी टेरिफाइंग होगी। मेरे भगवान, उस बोन से ऐसी पावर क्यों निकल रही है जैसे वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती हो। क्या वो वाकई इतनी पावरफुल है? प्राइमोर्डियल टैबलेट ने सबके सामने ऑरोरा के दोनों डिवाइन ट्रेजर्स को दिखा दिया। टैबलेट से एक एनर्जी की लहर निकली और सीधा ऑरोरा के दिमाग में समा गई। अगले ही पल उसके माइंड के अंदर एक टेरिफाइंग आवाज गूंज उठी। उस आवाज में इतनी अथॉरिटी थी कि लगता था पूरी इटर्निटी में उसका कोई मुकाबला नहीं है। तुमने प्राइमोर्डियल बॉडी रैंकिंग का टॉप रैंक हासिल कर लिया है। अब तुम्हारा नाम स्टोन टैबलेट के सबसे ऊपर लिखा जाएगा। रुकिए, ऑरोरा अपने माइंड में उस आवाज को जवाब देती है। मैं अपना असली नाम नहीं दिखाना चाहती।
करती, उसकी जगह काइल यूज कीजिए। ऑरोरा एशफोर्ड नाम 100,000 साल पहले डेजर्ट हेवन रेल्म में इतना मशहूर था कि उसका नाम सुनते ही डेमंस तक डर जाते थे। अगर अब वही नाम प्राइमोडियल टैबलेट पर दिख गया तो हजारों साल से जिंदा एंशिएंट मॉन्स्टर्स और काउंटलेस पावरफुल फोर्सेस तुरंत शक करने लगेंगे और हो सकता है वो उसके पीछे आ जाएं। फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि वो खुद को उनसे बचा सके। अगर उन एंशिएंट मॉन्स्टर्स में से किसी की भी नजर उस पर पड़ गई तो बचने का कोई चांस नहीं था, इसलिए अपना नाम छुपाकर रखना ही सबसे समझदारी भरा फैसला था। एक दिन जब उसकी पावर हेवन और अर्थ दोनों को चैलेंज करने लायक हो जाएगी तब वो अपनी असली पहचान सबके सामने लाएगी और साबित करेगी कि वो कौन है। वैसे भी वो पहले ही 1 लाख साल इंतजार कर चुकी थी। थोड़ा और सही, जैसे तुम्हारी मर्जी। टैबलेट से गहरी गरज की आवाज निकलती है और वो जोर से कांपने लगता है। धीरे धीरे एक गोल्डन नाम रैंकिंग के बिल्कुल टॉप पर उभरने लगता है। बॉडी रैंकिंग रैंक 1 काइल, बेयरर ऑफ द प्राइमोडियल अर्थ कोर और सॉवरेन अर्थ बोन। पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद दोनों लोग एक एक रैंक नीचे खिसक जाते हैं। रैंक 2 फेनरिर एम्बर लीफ, डेसोलेट सेक्रेड बॉडी सुप्रीम। रैंक 3 कोरिन वॉस, सेक्रेड बॉडी डाओ एम्ब्रियो। आसमान से लाल रोशनी का एक गोला नीचे उतरता है और सीधा अरोरा के सर के ऊपर आकर उसके दिमाग में समा जाता है। उस रोशनी के अंदर प्राइमोडियल फॉन्ट छुपा हुआ था जिसे सिर्फ अरोरा ही एक्सेस कर सकती थी। पूरे 3 रेल्म्स में ऐसे 100,000 प्राइमोडियल बॉडी टैबलेट्स बिखरे हुए थे जो अलग अलग मेजर पावर्स और टेरिटरीज में रखे गए थे और उसी पल वो सारे 100,000 टैबलेट्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। एक के बाद एक सब टैबलेट से टेरिफाइंग एनर्जी आसमान की तरफ फूट पड़ी और हर जगह वही मिस्टीरियस विजन दिखाई देने लगा। अनंत प्राइमोडियल वायलेट रेडियंस के बीच प्राइमोडियल अर्थ कोर चमक रहा था और उसके पास सॉवरेन अर्थ बोन हवा में तैर रही थी। जैसे ही ये विजन दिखाई दिया पूरे 3 रेल्म्स रिल उठे। 3000 माइनर रेल्म्स में फैली काउंटलेस एंशिएंट क्लैंस और पावरफुल सेक्ट्स के पास जो भी प्राइमोडियल बॉडी टैबलेट था उन सब ने ये विजन अपनी आंखों से देखा और हर कोई हैरानी से जम गया। हे भगवान, क्या ये वाकई प्राइमोडियल अर्थ कोर है? ये तो हद से ज्यादा टेरिफाइंग है। उस बोन पर बने वो मिस्टीरियस सिंबल्स मुझे कुछ याद दिला रहे हैं। ये सॉवरेन अर्थ बोन से भी कहीं ज्यादा हाई लेवल की चीज लग रही है। लगता है हाउस एम्बर लीफ अब फर्स्ट प्लेस संभाल कर नहीं रख पाएगा। प्राइमोडियल अर्थ कोर और सॉवरेन अर्थ बोन दोनों एक ही बॉडी में फ्यूज हैं। यही साबित करने के लिए काफी है कि इस इंसान की फ्यूचर स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं होगा। हर एंशिएंट क्लैन के दिल में जलन उठने लगती है। अगर ऐसा जीनियस उनके खुद के ब्लड लाइन में पैदा होता तो उनके एंसेस्टर्स खुशी से कब्र में भी नाच उठते। डेसोलेट हेवन रेल्म के अंदर एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड था जो असली सेलेस्टियल रेल्म्स में से एक माना जाता था। वहां भी 10,000 प्राइमोडियल बॉडी टैबलेट्स मौजूद थे। हाउस एम्बर लीफ उस रेल्म का एक बहुत ही पुराना एंशिएंट क्लैन था जिसका हिस्ट्री पूरे 1 मिलियन साल पुराना था। बॉडी रैंकिंग का पहला नंबर 1 फेनरिर एम्बर लीफ वही इस क्लैन का करंट लीडर था। लोग उसे एम्बर एम्परर के नाम से भी जानते थे। हाउस एम्बर लीफ के फोरबिडन ग्राउंड्स के अंदर एक लंबे खुले बालों वाला आदमी धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में टेरिफाइंग लाइट चमक उठती है। किसने हिम्मत की इस एम्परर की जगह छीनने की? प्राइमोडियल अर्थ कोर और सॉवरेन अर्थ बोन। इंटरेस्टिंग। इन दोनों ट्रेजर्स को देखकर उसके दिल में भी लालच जग उठता है। अगर किसी तरह वो सॉवरेन अर्थ बोन को उस इंसान के बॉडी से निकालकर अपने अंदर फ्यूज कर ले तो उसकी स्ट्रेंथ तुरंत कई गुना बढ़ जाएगी। काइल, ये कौन है? जाओ तुरंत पता लगाओ कि ये नाम किस रेल्म से आया है। एंशिएंट क्लैंस में काइल जैसा नाम बहुत ही अनकॉमन था, इसलिए उसे शक हुआ कि शायद ये असली नाम नहीं बल्कि एक फेक नाम है।